नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। दून जी के वैली में आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। तो आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड हाफ ऑफ मंथ जून के करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। और आप किसी मीडियम के एस्पिरेंट्स हो, चाहे इंग्लिश या हिंदी के, आप ये ट्यूटोरियल अटेंड कर सकते हैं क्योंकि इसमें एमसीक्यूज, आंसर्स, नोट्स, एक्सप्लेनेशन दोनों ही लैंग्वेज में है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और ये आपका पहला प्रश्न ये आपसे पूछता है, द तीस्ता प्रोजेक्ट प्राइमरली रेफर्स टू। तीस्ता प्रोजेक्ट मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन ए, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, भारत और नेपाल के बीच नदी जोड़ने की परियोजना। बी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑन द तीस्ता रिवर, तीस्ता नदी पर जल विद्युत और सिंचाई परियोजना। सी, अ कोस्टल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में तटीय सुरक्षा परियोजना। ये डी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्कीम इन असम, असम में भूजल पुनर्भरण योजना। तो जो इसका राइट आंसर होगा इट्स ऑप्शन बी, इट्स अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑन द तीस्ता रिवर। ओके, तो जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या होगा कि काफ़ी सारे आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स, बैरेजेस और इरीगेशन प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तीस्ता रिवर के ऊपर, मेनली कहाँ पे, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के अंदर। किस लिए? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर इरीगेशन, राइट। अगर हम तीस्ता रिवर के ओरिजिन की बात करें तो इट ओरिजिनेट्स इन नॉर्थ सिक्किम और इसका ओरिजिन का है आपका चोलमाऊ लेक। ठीक है, राइट, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद ये सिक्किम स्टेट से फ्लो होते हुए एंटर करती है वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके बाद ये चली जाती है फिर बांग्लादेश में, जहाँ ये ज्वाइन करती है आपके ब्रह्मपुत्र रिवर को। इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अब ब्रह्मपुत्र रिवर को जाना जाता है जमुना रिवर इन बांग्लादेश। अगर हम मेजर कंसंट्रेशन की बात करें तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन होंगे वो ज़्यादातर कहाँ पे होंगे, आपके सिक्किम के अंदर। और जो आपके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होंगे ज़्यादातर वो कहाँ पे होंगे, आपके वेस्ट बंगाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है ए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन। बी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों का संरक्षण। सी, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ये डी, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, इट्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। तो आर्टिकल 44 यानी अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। जनरली जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा ये डील करेगा सिविल मैटर्स के अंदर, जैसे आपके मैरिज होती है, डिवोर्स है, एडॉप्शन या इनहेरिटेंस या सक्सेशन के जो केसेस होंगे उनमें क्या होंगे, जो लॉज होंगे वो यूनिफॉर्म होंगे। हाँ, बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इट डज नॉट डील विद क्रिमिनल लॉज, राइट, सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, राइट। यानी डीपीएसपी किसमें, आपके पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। ओके, तो जनरली इसमें क्या होता है कि इसमें गाइडलाइंस होती हैं स्टेट्स के लिए फॉर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। तो मतलब उसमें गाइडलाइंस दे रखे हैं कि कैसे स्टेट को लॉज और पॉलिसीज बनानी है फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्स द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन? सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन की मुख्य विशेषता क्या है? आपके ऑप्शन ए, इट यूजेस सॉलिड फ्यूल ओनली, ये केवल ठोस ईंधन का उपयोग करता है। बी, इट यूजेस क्रायोजेनिक लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, ये क्रायोजेनिक तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है। सी, इट यूजेस लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर एंड कैरोसिन एज फ्यूल, ये ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन और ईंधन के रूप में कैरोसिन का उपयोग करता है। एंड डी, इट यूजेस हाइड्रोजीन एंड नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, ये हाइड्रोजीन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड का उपयोग करता है। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, इट यूजेस लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर एंड कैरोसिन एज फ्यूल। ओके, जनरली सेमी क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है, जो फ्यूल होता है वो होता है आपका रिफाइंड कैरोसिन, जो ऑक्सीडाइजर होता है वो होता है लिक्विड ऑक्सीजन। इसका काम होता है ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई करना। और जो ऑक्सीडाइजर होता है जनरली आपका क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे, अब लगा लीजिएगा अराउंड -180 डिग्री सेल्सियस। ओके, जबकि जो कैरोसिन होता है ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे ही होता है, दैट्स वाई जो उसका नेम है वो है आपका सेमी क्रायोजेनिक। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इंडिया का कोई एक इंजन है, इट्स बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो, जिसका नाम है SC-200, जिसमें आपका लिक्विड ऑक्सीडाइजर और कैरोसिन होगा। ओके, अगर हम एक रॉकेट प्रोपल्शन इन्फो की बात करें इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो जो फ्यूल है हमारा क्या है, आपका कैरोसिन, रिफाइंड कैरोसिन, ऑक्सीडाइजर लिक्विड ऑक्सीजन
जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर है वो है आपका -183 डिग्री सेल्सियस। फ्यूल टेम्परेचर आपका नॉर्मल टेम्परेचर है। इट्स बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो। इंडियन इंजन का नाम है SE-200। इट्स बेस्ट यूज इन फर्स्ट या कोल्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज वो होती है कि जब रॉकेट को हाई थ्रस्ट चाहिए होता है, ठीक है राइट ना, टेक ऑफ करने के लिए। तो इसके मेन बेनिफिट्स क्या हैं कि एक तो हाई थ्रस्ट मिलेगा रॉकेट इंजन को, ईजियर होता है स्टोरेज करने में, और जो उसकी कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है। जो क्रायोजेनिक फ्यूल होता है वो होता है आपका लिक्विड हाइड्रोजन, और जो सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल होता है वो होता है आपका कैरोसिन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगन इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। गगन का मुख्य रूप से इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए फॉर वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान, बी एविएशन नेविगेशन, विमानन नेविगेशन, सी मिलिट्री सर्विलांस, सैन्य निगरानी, या डी सैटेलाइट टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट टेलीविजन प्रसारण। जो इसका राइट आंसर होगा, जो गगन यूज़ किया जाता है किस लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज फॉर एविएशन नेविगेशन के लिए। ऑप्शन बी इसके अंदर हमारा सही होगा। तो जो गगन की फुल फॉर्म है वो है आपका GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। जनरली क्या है कि एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम होता है। देखिए, ऑगमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को इन्हेंस करना, मतलब उसकी वैल्यू और ज़्यादा अच्छी करना। जनरली जब एयरक्राफ्ट नेविगेशन होता है वो किस पे बेस्ड होता है? आपके GPS सिग्नल्स पे। तो कई बार क्या होता है कि एक्यूरेट नहीं होते या टूट टूट के आते हैं, कंटिन्यूटी नहीं होती। तो जो गगन है वो इस चीज़ को मेंटेन करता है। इट इम्प्रूव्स द एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी, कंटिन्यूटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ GPS सिग्नल्स। सपोज कीजिए एक एयरक्राफ्ट है और वो एयरपोर्ट पे अप्रोच कर रहा है, लेकिन पूरी विजिबिलिटी के कारण वो लैंड नहीं कर सकता। तो जो गगन है यहाँ पे वो काम आएगा, वो हेल्प करेगा नेविगेशन के लिए, वो सेफर लैंडिंग्स। अब ये काम कैसे करता है? हाउ डज इट वर्क? तो स्टैंडर्ड GPS होता है, इसमें कई बार एरर्स आ जाते हैं, ठीक है राइट, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक और ऑर्बिटल इश्यूज। तो जो ऑगमेंटेशन सिस्टम में ये क्या करेगा, जो ग्राउंड स्टेशन होते हैं वहाँ पे वो इन एरर्स को कैलकुलेट करता है। उसके बाद वो उसको ब्रॉडकास्ट करेगा, जो एक करेक्टेड वैल्यूज़ होंगी, ठीक है राइट ना, उनको ब्रॉडकास्ट करेगा टू रिसीवर थ्रू सेटेलाइट्स, राइट। तो मतलब एक एयरक्राफ्ट है उसको फिर जो ये करेक्शन वाले वैल्यूज़ है वो मिल जाएंगी, एंड वो उसके नेविगेशन के लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the following countries regions has a similar system similar to India's गगन? इनमें से किस देश या क्षेत्र में भारत के गगन जैसा सिस्टम है, मतलब इनके पास भी ये ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है? तो आपके ऑप्शन है ए यूनाइटेड स्टेट्स का वास, या बी यूरोप का एग्नोस, या सी जापान का एमसेस, या फिर आपका डी ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर दिए गए सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, ऊपर दिए गए सभी। जी हाँ, ये सारे भी आपके ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है। तो USA के अंदर का पास है अपना वास, यूरोप के पास है एग्नोस, जापान के पास है एमसास, और इंडिया के पास है अपना गगन। तो दीज सिस्टम्स ऑल इम्प्रूव GPS एक्यूरेसी फॉर एविएशन, राइट। ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं और इनके अपने हैंडमेड नोट्स बना सकते हैं, राइट। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखिएगा कि जो गगन है ये एक ऑगमेंटेशन सिस्टम है, एक स्टैंड अलोन इंडिविजुअल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नहीं है नाविक की तरह, ठीक है राइट। जैसे नाविक है आपका नेविगेशन है इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है राइट ना, एक GPS की तरह है, बट ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। बट गगन ऐसा नहीं है, ओके राइट, ये कोई इंडिविजुअल सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, India recently inaugurated a nuclear heat hydrogen facility at which institution? हाल में ही भारत ने किस संस्थान में न्यूक्लियर हीट हाइड्रोजन सुविधा का उद्घाटन किया? तो आपके ऑप्शन है ए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, सी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के अंदर, ठीक है राइट। अब जनरली क्या होता है कि इससे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी होती है उससे जो हीट निकलती है तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन जनरेशन करेंगे। और कन्वेंशनल मेथड्स में क्या होता है कि हम नेचुरल गैस को बर्न करके हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। अब जब आप नेचुरल गैस को बर्न करेंगे तो उससे आपका कार्बन एमिशंस होगा, ठीक है राइट। तो मतलब आपके कार्बन वहाँ से रिलीज होगा। बट अगर हम जो न्यूक्लियर हीट होती है इसके थ्रू अगर हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे तो इट विल बी मोर क्लीनर, ओके राइट। तो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है हम उसकी हीट से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जनरेट कर रहे हैं, ओके। तो इसको कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया आपका? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ये कहाँ पे आपका? कल्पकम, तमिलनाडु के अंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑफन क्लासिफाइड एज?
परमाणु ऊर्जा से बनने वाले हाइड्रोजन को अक्सर इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आपके ऑप्शन ए ग्रे हाइड्रोजन, बी ब्राउन हाइड्रोजन, सी पिंक और पर्पल हाइड्रोजन, या डी ब्लैक हाइड्रोजन। तो जो आपका राइट आंसर होगा, जो हाइड्रोजन हमारी न्यूक्लियर एनर्जी की थ्रू मतलब न्यूक्लियर एनर्जी जो फैसिलिटी हीट से प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं पिंक और पर्पल हाइड्रोजन। तो इसके अंदर ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। जैसे अगर आप नेचुरल गैस से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं तो ठीक है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होंगे, तो उसको हम बोलेंगे ग्रे हाइड्रोजन। ओके, जो हाइड्रोजन हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस होती है, सपोज सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से या हाइडल एनर्जी से, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। और जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं पिंक हाइड्रोजन। ठीक है, राइट। तो पिंक के साथ अगर उस पर पर्पल या रेड नेम भी होगा, पर्पल या रेड हाइड्रोजन, तो वो भी किससे प्रोड्यूस हो रही है, आपकी न्यूक्लियर एनर्जी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ईजी है, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन हाइड्रोजन इज यूज्ड इन अ फ्यूल सेल। जब हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन सेल में किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, राइट, मतलब एक फ्यूल सेल है हाइड्रोजन वाला। तो आपके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या डी आपका वाटर वेपर, जल वाष्प। तो खैर इसका आंसर आप सबको काफ़ी को पता होगा। जो सही ऑप्शन है इसके अंदर क्या होगा, आपका वाटर वेपर। अब देखिए यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो जनरली सी बात है, जो प्रोडक्ट्स होंगे क्या होंगे आपके, एक तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, दूसरा क्या होगा आपका वाटर, यानी H2O। ओके, तो इसमें से निकल देंगे, क्या निकलेंगे, जो कौन सी गैस निकलेगी आपकी, वाटर वेपर। तो जनरली होता है कि जब भी जो हाइड्रोजन पावर्ड कार्स होती है तो वो स्मोक की बजाय क्या एमिट करते हैं, आपके ड्रॉपलेट्स। ठीक है, राइट ना, वाटर वेपर्स। ये हमारे की ओरिएंटेड की फैक्ट्स हैं, आप इनको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने हाइड्रोजन फैसिलिटी बनाई है, ठीक है, राइट ना, ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ठीक है, राइट। तो इसे किसने बनाया, इसे बनाया बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। ठीक है, राइट ना, इट वॉज इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन एम स्टार्ट। ऑपरेशन एम स्टार्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आपके ऑप्शन ए मिलिट्री कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड वेनेजुएला, भारत और वेनेजुएला के बीच सैन्य सहयोग। बी सेंडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू वेनेजुएला आफ्टर डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स, भयानक भूकंप के बाद वेनेजुएला को मानवीय सहायता भेजना। सी एस्टैब्लिशिंग अ नवल बेस इन साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में नौसैनिक अड्डा स्थापित करना। डी कंडक्टिंग जॉइंट स्पेस मिशन, संयुक्त अंतरिक्ष मिशन का संचालन। तो जिसके अंदर राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, भयानक भूकंप के बाद वेनेजुएला को मानवीय सहायता भेजना। तो आपने न्यूज़ में भी देखा, वहाँ बैक टू बैक वहाँ पे 2 भूकंप आए थे, काफ़ी हैवी मतलब हाई रिएक्टर स्केल पे, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो इंडिया ने वहाँ पे अपना एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिशन मतलब है इंडिया का, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन एमस्टैड, जिसमें जो रिलीफ मटेरियल्स है वेनेजुएला को भेजा जा रहा है। ठीक है, राइट। तो ये बाकी कंट्रीज़ भी करती हैं ऐसे, सिर्फ इंडिया नहीं कर रहा। ओके, तो जो इंडिया कर रहा है उसका नाम दिया गया ऑपरेशन एम स्टार। तो जैसे मतलब इन 2023 जब तुर्की के अंदर भी जब अर्थक्वेक आया था, तो उस टाइम इंडिया ने तब भी ऐसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस किया था वहाँ पे, तो उसका नाम दिया गया था आपका ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, राइट। ओके, तो ऑपरेशन एमस्टैड भी सेम वही चीज़ है। ओके, जनरली जो एमस्टैड होता है इट्स अ स्पेनिश वर्ड, जिसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। तो ये दिखाता है कि मतलब फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड वेनेजुएला। वेनेजुएला का है आपका साउथ अमेरिका के अंदर है, नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, आप देख सकते हैं। और जितने भी आपके इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वाले जो मतलब ऐसे मिशंस होते हैं, ठीक है, राइट ना, उनको कौन कोऑर्डिनेट करता है, वो करते हैं आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वेनेजुएला के बारे में हम जानते हैं कि दिस कंट्री हैज़ सम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन्यू ऑफ द फर्स्ट नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस इज। पहले राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का आयोजन स्थल है। तो जो भी फर्स्ट होता है या इंडिया फर्स्ट है, वो हमेशा इंपॉर्टेंस रखता है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर, तो डोंट मिस देम। तो आपके ऑप्शन से ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी न्यू दिल्ली, या डी बेंगलुरु। जिसका राइट आंसर होगा ये कहाँ पे आयोजित किया गया है ये, ठीक है, तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा।
और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं या स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको साथ में लाया जाए ताकि वो ऐसी स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सके जिससे जो रूरल लाइवलीहुड्स हैं, ठीक है राइट ना, या जो वहाँ का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नेंस है, उसको और ज़्यादा बेटर बनाया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द गोल्डन लंगूर इज नेचुरली फाउंड मेनली इन। गोल्डन लंगूर स्वाभाविक रूप से मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ओके, यानी एंडेमिक कहाँ पे है वो, मतलब यहाँ पे नेचुरली रेगुलरली पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए वेस्टर्न असम एंड सदर्न भूटान, पश्चिमी असम और दक्षिणी भूटान, बी ईस्टर्न हिमालयाज एंड नेपाल, पूर्वी हिमालय और नेपाल, सी वेस्टर्न घाट्स पश्चिमी घाट, डी सुंदरबंस सुंदरबन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है इसके अंदर ऑप्शन ए। ठीक है, नेचुरली कहाँ पाए जाते हैं गोल्डन लंगूर? ये पाए जाते हैं वेस्टर्न असम और सदर्न भूटान के अंदर, राइट। तो ये एंडेमिक है आपके कहाँ पे? वेस्टर्न असम और सदर्न भूटान के अंदर। तो जैसे लायन टेल्ड मकाऊ होता है, ठीक है राइट ना, वो कहाँ पे वो एंडेमिक है आपका वेस्टर्न घाट्स के लिए, ठीक है राइट। वैसी गोल्डन लंगूर एंडेमिक है टू वेस्टर्न असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे पूछता है सिकना ज्वेलाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है राइट, ये अभी एक नया नेशनल पार्क बना है, तो ये पूछा गया कि कौन से स्टेट में है। तो सिकना ज्वेलाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मेघालय या डी नागालैंड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ये जो नेशनल पार्क है कौन से स्टेट में है? आपके असम के अंदर। ठीक है, तो ये असम का आपका 8th नेशनल पार्क है, वहाँ का नया सबसे नया नेशनल पार्क है और टोटल 8वां नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पे? ये आपका लाई करता है आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में, ठीक है राइट। एक ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, ठीक है राइट, 6th शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अब अगर हम बात करें असम के जो टोटल 8 मतलब जो नेशनल पार्क है, तो कौन कौन से हो गए आपके? काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सखोवा, ठीक है, रायमोना, देहिंग पटकई, नामेरी एंड सिकना ज्वेलाओ। और जो ये पार्क है इट्स अ पार्ट ऑफ द मानस बायोस्फीयर रिजर्व, जो जाना जाता है अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल? हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपके ऑप्शन है ए टू प्रोवाइड ओनली डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन सिटीज, केवल शहरों के बीच सीधी उड़ानें प्रदान करने के लिए, बी टू कनेक्ट मल्टीपल डेस्टिनेशंस थ्रू अ सेंट्रल एयरपोर्ट, एक केंद्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से कई गंतव्यों को जोड़ने के लिए, सी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इन अ कंट्री, किसी देश में हवाई अड्डों की संख्या कम करने के लिए, डी टू प्रमोट ओनली इंटरनेशनल एयर ट्रैवल, केवल अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को बढ़ावा देना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा इसके अंदर ऑप्शन बी, एक केंद्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से कई गंतव्यों को जोड़ने के लिए इस एविएशन मॉडल का यूज़ किया जाता है, यानी इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है। तो इसमें जनरली क्या होता है कि जो एक बड़ा एयरपोर्ट है उसको हम हब बना देते हैं और उसको हम बाकी छोटे छोटे जो एयरपोर्ट्स हैं उनसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है राइट। तो पहले क्या होता था कि पहले इसके अंदर जो दूसरा मॉडल है इसका अपोजिट होता है, वो होता है पॉइंट टू पॉइंट मॉडल, ठीक है राइट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सपोज कीजिए कि आपने यू हैव टू फ्लाइट फ्रॉम जयपुर टू कोची, राइट, ठीक है। तो एक होती है आपकी डायरेक्ट फ्लाइट, एक इसमें इस मॉडल में क्या होगा कि पहले जयपुर से आप दिल्ली आएंगे, दिल्ली से फिर आपकी एक कनेक्टिंग फ्लाइट होगी टू कोची। तब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? देखिए जनरली क्या होगा कि जैसी जो डायरेक्ट फ्लाइट्स होती है, अब जयपुर टू कोची जो फ्रिक्वेंसी होगी फ्लाइट्स की वो बहुत कम होगी, क्योंकि उनको ऐसे इतने पैसेंजर्स मिलेंगे नहीं। अब जब अगर आप लो पैसेंजर फ्लाइट्स करेंगे तो उससे क्या होगा, फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि पहले पैसेंजर्स को आपका एक सेंट्रल हब में ले आया जाएगा, वहाँ पे और भी जो पैसेंजर्स होंगे जो कोची जा रहे होंगे तो उनकी फ़्लाइट वहाँ से कनेक्ट कर दी जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा मॉडल है, खैर काफ़ी ग्लोबली ये चीज़ें होती हैं, ठीक है राइट। तो हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो जैसे दुबई है, सिंगापुर है, इस्तांबुल दोहा के अंदर, ठीक है राइट ना, ये एक सेंट्रल एयरपोर्ट होते हैं, एक हब होता है। इंडियन हब की एग्जांपल्स की बात करें, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ठीक है राइट। तो उनको क्या करेंगे, हम छोटे छोटे एयरपोर्ट से कनेक्ट कर देंगे जिनको बोला जाएगा आपके स्पोक्स, दे आर स्मॉलर कनेक्टेड एयरपोर्ट्स, ठीक है राइट। इसका मेजर एडवांटेज क्या है? एक तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, राइट, और जो एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा बेटर होगा। इसका अपोजिट मॉडल कौन सा होता है? पॉइंट टू पॉइंट, हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, लेकिन इसके कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे हब कंजेशन हो सकता है। अब यहाँ पे जो भी जैसे कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है राइट ना, पैसेंजर्स हैं, ओके, सप्लाई चेन है, तो मतलब उनका जो मूवमेंट है वो स्मूथ होना चाहिए, अदरवाइज ये चोक हो जाएगा यहाँ पे। फिर कास्केडिंग डिलेज होंगे यहाँ पे। अब
मतलब कि एक चीज़ होने की वजह से बाकी और चीज़ें भी फिर रुक जाती हैं। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई तूफ़ान आ गया है, बारिश होगी, तो उससे क्या होगी, जितनी भी फिर कनेक्टेड फ्लाइट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, आपकी डिले हो जाएंगी या कैंसिल हो जाएंगी या उनको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ओके, तो ठीक है, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्रॉज एंड कॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है। द टर्म मनी मार्केट इन इंडिया रेफर्स टू द मार्केट फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग फंड्स फॉर अ पीरियड ऑफ। भारत में सावधि मुद्रा बाजार से तात्पर्य एक अवधि के लिए धन उधार लेने और उधार देने के बाजार से है। तो आपके ऑप्शन ए, अप टू 1 डे ओनली, मतलब इसमें बोला गया है कि जैसे जो धन है उधार दिया जाता है वो कितनी अवधि तक के लिए दिया जाता है एक टर्म मनी मार्केट के अंदर, राइट, केवल एक दिन तक। बी है आपका मोर देन 1 डे एंड अप टू 1 ईयर, एक दिन से अधिक और 1 वर्ष तक। सी है आपका मोर देन 1 ईयर ओनली, केवल 1 वर्ष से अधिक। या डी है आपका मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल से अधिक। तो जो सही आंसर होगा वो होगा इसके अंदर ऑप्शन बी, एक दिन से लेकर 1 साल तक। ओके, राइट। इसमें जनरली क्या होता है कि मतलब आप फंड्स बोरो किए जाते हैं, ठीक है, राइट ना, जो उनका टाइम पीरियड है वो वेरी करता है आपका एक दिन से लेके 1 साल तक, ठीक है, राइट, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जो टर्म होती है मनी मार्केट, सपोज कीजिए बैंक ए है, उसने उधार दिया बैंक पी को कितने, 500 करोड़ फॉर 30 डेज, तो इट इज़ अ टर्म मनी ट्रांजेक्शन, राइट। हम इनमें कुछ मनी मार्केट सेगमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इनके अलग अलग टर्म होते हैं, एक होता है कॉल मनी। तो जैसे आपने एक दिन के लिए मनी बोरो की, ठीक है, राइट ना, तो उसको बोला जाएगा कॉल मनी। जैसे आपको इमीडिएट पैसा चाहिए, इमीडिएट लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है, राइट ना, ये जनरली तब होता है कि जब जैसे CRR होता है, ठीक है, राइट ना, कैश रिजर्व रेशो होता है, जब बैंक्स को अपना मेंटेन करना है, ओके, राइट, उनके पास एक मतलब स्पेसिफिक अमाउंट रहना चाहिए, तो तब ये चीज़ होती है कॉल मनी। या फिर हो गई नोटिस मनी, 2 से 14 दिन के लिए, मतलब वेरी शॉर्ट टर्म फंडिंग, ओके, राइट। फिर एक होता है आपका टर्म मनी, मतलब 14 दिन से लेके 1 साल तक, तो इसको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट बोला जाता है, ठीक है, राइट। और फिर इसमें पैसा लेके आप मैनेज कर सकते हैं या फिर दूसरी जगह इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इनको अपॉइंट किया गया है, बट खैर हमें इनका नाम पता करना है। ओके, हाल में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके ऑप्शन ए, इट्स रवि सिन्हा, बी महेश दीक्षित, सी तपन कुमार डेका, या डी दिनकर गुप्ता। जो राइट आंसर होगा वो होगा इसके अंदर आपका ऑप्शन बी। तो जो महेश दीक्षित हैं, ये हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, राइट। और इन्होंने किसको सक्सीड किया, इन्होंने तपन कुमार डेका, तो जो प्रीवियस डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उनकी जगह ये आएंगे। और इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है, ये हमारी एक इंटरनल सिक्योरिटी और एक डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो वर्क करती है आपके किसके अंदर, होम मिनिस्ट्री के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग इबोला वैक्सीन्स इज करेक्ट। ओके, इबोला टीकों के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है ए, नो वैक्सीन हैज़ एवर बीन डेवलप्ड, कोई भी टीका कभी विकसित नहीं किया गया है। बी, इफेक्टिव वैक्सीन्स आर अवेलेबल अगेंस्ट सम इबोला वायरस स्पीसीज, कुछ इबोला वायरस प्रजातियों के खिलाफ प्रभावी टीके उपलब्ध हैं। सी, ओनली एंटीबायोटिक्स प्रिवेंट इबोला, केवल एंटीबायोटिक्स ही इबोला को रोकते हैं। या डी, आपका वैक्सीन्स वर्क ओनली इन एनिमल्स, टीके केवल जानवरों में काम करते हैं। तो आपने बताना है कि इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट कथन सही है। जो सही आंसर है वो है इसके अंदर ऑप्शन बी, ठीक है। हमारे पास ऐसी कुछ इफेक्टिव वैक्सीन्स हैं जो उनके कुछ इबोला वायरस की स्पीसीज है, उनके अगेंस्ट वो काम करती है, मतलब इफेक्टिव है। तो ऑप्शन बी इसके अंदर सही होगा। ओके, तो जैसे अगर हम बात करें, वैक्सीन है आपकी एयर वीवो, ठीक है, राइट, इसका नाम है एयर वीवो। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईली इफेक्टिव है अगेंस्ट एक जो इबोला वायरस स्पीसीज का नाम है जायरे, ठीक है, राइट ना। तो इसके अगेंस्ट ये काफ़ी हाईली इफेक्टिव है, तो ऐसा नहीं है कि इनके खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं है। तो जैसे जब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में ये आउटब्रेक हुआ था, ठीक है, राइट ना, एबोला वायरस का, तो उस टाइम रिंग वैक्सीनेशन किया गया, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल था। अगर हम एबोला वायरस के बारे में बात करें, तो इसका जो जीनस है वो है आपका एबोला वायरस। इसकी फैमिली कौन सी है, आपका फिलोविरिडे, ठीक है, राइट। ट्रांसमिशन कैसे होता है, जो बॉडी फ्लूइड्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू ट्रांसमिशन होता है, ओके, राइट। ये हमने मेरे ख्याल से 1 या 2 क्लास पहले भी हमने इसके ऊपर डिस्कस कर रखा है, ओके, राइट। आप देखेंगे अगर प्रीवियस वीडियोज़ को, तो उसमें एबोला वायरस के बारे में हमने कर रखा है अच्छे से। एयरबॉर्न होता है नहीं, नॉट अंडर नॉर्मल कंडीशन एयरबॉर्न नहीं है, राइट। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 21 दिन का होता है, फिर मतलब वो आ जाता है सामने। मेजर सिम्टम्स क्या है कि मतलब बुखार होगा आपको, वीकनेस होगी, वॉमिटिंग होगी, डायरिया हो गया या ब्लीडिंग होगी आपको, ठीक है ना, सीवियर केसेस। जो रिजर्वायर होते हैं, ठीक है, राइट, फ्रूट बैट्स, ठीक है, राइट, जो फ्लाइंग फॉक्स भी जिनको आप कहते हैं, मेन अफेक्टेड रीजन है आपका ये अफ्रीकन रीजन, ठीक है, राइट।
जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स है इसके अगेंस्ट WHO काम करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वैक्सीन ठीक है हमारे पास एरवीबो है, ज़ायरा एबोला वायरस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल कंपनीज आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच फाइनेंशियल क्राइम? शेल कंपनियां सबसे अधिक किस वित्तीय अपराध से जुड़ी हैं? तो आपके ऑप्शन ए क्रॉप इंश्योरेंस फ्रॉड, फसल बीमा धोखाधड़ी, बी मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन, सी पोस्टल फ्रॉड ओनली डाक धोखाधड़ी केवल, डी रेलवे टिकट फ्रॉड ओनली केवल रेलवे टिकट धोखाधड़ी। तो खैर फ्रॉड हर किसी सेक्टर के अंदर ही है यहाँ पे। ओके, ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ क्लियर है। ओके, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। जो जनरली जो शेल कंपनीज हैं ये किस चीज़ से जुड़ी हैं? आपके मनी लॉन्ड्रिंग से। तो जनरली शेल कंपनीज क्या होती हैं? फेक कंपनीज होती हैं, केवल पेपर पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, राइट ना। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं फिर इलीगल होते हैं, मतलब आपको या तो ब्लैक मनी को वाइट मनी के अंदर कन्वर्ट करना, तो ऐसी शेल कंपनीज को मतलब फिर क्रिएट किया जाता है, या जो बेनिफिशियरी होगा, ठीक है, राइट ना, जिसको मतलब जो लाभ करता है उसकी जो आइडेंटिटी छुपाने के लिए, कि जो उसकी पहचान है उसको छुपाने के लिए ऐसी शेल कंपनीज को क्रिएट किया जाता है। तो जनरली दे एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर टू रिसीव लीगल फंड्स एंड देन लेटर ट्रांसफर देम अब्रॉड, ठीक है, राइट। तो मनी लॉन्ड्रिंग में मैंने शायद एक क्लास के अंदर, मतलब काफ़ी पहले ही क्लास में मैंने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर एक क्वेश्चन किया था, उसके अंदर मैंने मतलब डिटेल में बता रखा है उसको। जनरली इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई एक शेल कंपनीज बना ली और उसमें मतलब एज ए कंसल्टेंसी इनकम, उनकी जो कैश होता है उसको एज ए कंसल्टेंसी इनकम दिखा दिया, ठीक है, राइट ना। वैसे ऐसा नहीं कि जो शेल कंपनीज होती हैं वो सारी लीगली होती हैं, लेजिटिमेट भी होती हैं, जैसे मर्जर्स या इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि 100% ये इलीगल है, ठीक है, राइट ना। हाँ, बट जनरली क्या होता है कि जैसे इनका मिसयूज़ किया जाता है आपके टैक्स इवेशन के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ये जो आइडेंटिटी होती है एक बेनिफिशियरी की उसको छुपाने के लिए, ओके, राइट। तो जनरली ज़्यादातर वहीं पे इस चीज़ का इसका यूज़ किया जाता है। तो शेल कंपनीज का बस यही होता है कि ऑन पेपर होती है, ग्राउंड पे कहीं नहीं होती, सिर्फ पेपरों में दिखाने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ म्यूल बैंक अकाउंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, म्यूल यानी खच्चर। तो म्यूल बैंक खाते को सबसे अच्छा कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है ए बैंक अकाउंट यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय फार्मर्स, किसानों द्वारा विशेष रूप से उपयोग किया जाने वाला बैंक खाता। बी आपका बैंक अकाउंट यूज बाय क्रिमिनल्स टू मूव और कंसील इलीगली ऑब्टेन मनी थ्रू अनदर पर्सन्स अकाउंट, किसी अपराधी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के खाते के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने या छिपाने के लिए उपयोग किया जाने वाला बैंक खाता। सी है आपका गवर्नमेंट ट्रेजरी अकाउंट, एक सरकारी खजाना खाता। डी एन अकाउंट मेंटेन बाय बैंक्स फॉर आरबीआई ट्रांजैक्शंस, आरबीआई लेन देन के लिए बैंकों द्वारा बनाया रखा गया खाता। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ये होगा इसके अंदर ऑप्शन बी, ठीक है, राइट। तो मतलब ये ऐसा खाता होता है कि जिसमें जनरली, मतलब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि एक स्टूडेंट है, राइट ना। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको 20,000 रुपये दे दिए, मतलब रेंट पे, ऐसे करके कि मैं तेरा अकाउंट ले रहा हूँ 20,000 रुपये लेके, ठीक है, राइट ना, और मैं इसको यूज़ करूँगा। अब कुछ लोगों को पता होता है कि अगर आप यूज़ करेंगे तो उल्टा ही काम करेंगे, या किसी लोगों को नहीं पता होता। अब आप जल्दी क्या कर ले कि उस अकाउंट के थ्रू आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, लीगल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, मतलब पैसा घुमा रहे हैं, ठीक है, राइट ना, ओके, या कोई ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे अकाउंट्स को बोला जाता है म्यूल अकाउंट, मतलब जो आप किसी और की आईडी पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है, राइट ना, जो इलीगल फंड्स का ट्रांसफ़र यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये जनरली क्या होता है कि आपके, अगर आप जैसे मनी लॉन्ड्रिंग करें तो उसमें ये चीज़ें होती है, मतलब पैसे को इतने अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जाता है कि जो उसका मतलब जो ओरिजिनल सोर्स होता है पैसे का, ठीक है, राइट ना, वो पता नहीं चल पाता, क्योंकि लेयरिंग कर दी जाती है, इतने सारे अकाउंट से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर। और उसके बाद क्या होता है, उसको फिर आपका जो लीगल इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो फिर जो आपका पैसा ब्लैक है वो वाइट हो जाता है। ओके, ये इसका एक प्रोसेस होता है। हम इससे एग्जाम ओरिएंटेड की फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। शेल कंपनी हमें पता चल गई, म्यूल बैंक अकाउंट वी नो। मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेजेस, ठीक है, राइट, हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, वरना होती है प्लेसमेंट, फिर लेयरिंग और फिर इंटीग्रेशन, ठीक है, राइट ना। पहले प्लेस किया जाता है, फिर लेयरिंग की जाती है, ठीक है, काफ़ी खातों के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजना, फिर उसको वापस एक लीगल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर देना, ठीक है, राइट। तो जैसे जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन है, इंडिया के पास अपना कौन सा है, PMLA 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसी के अंदर आपकी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो इन्वेस्टिगेशन करती है। दैट्स वाई हमेशा कस्टमर से पूछा जाता है कि, मतलब अपने एड्स देखे होंगे काफ़ी आते हैं, बैंक से ही पूछा जाता है कि नो योर कस्टमर, ताकि जो आपकी उसकी आइडेंटिटी है पता रहे और फाइनेंशियल फ्रॉड को आप कम कर सके।
फिर एक होता है आपका कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। इससे मतलब जो कस्टमर प्रोफाइल है उसको असेस किया जाता है, उसके ट्रांजैक्शन पैटर्न्स क्या हैं, उसके रिस्क प्रोफाइल को चेक किया जाता है। ग्लोबल बॉडी की बात करें तो यहाँ पे नाम आता है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो क्या करती है मतलब वो ऐसे स्टैंडर्ड सेट करती है टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ठीक, ग्लोबल लेवल की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये काफ़ी मतलब चर्चा का विषय रहा, न्यूज़ के अंदर काफ़ी थी ये चीज़ और शायद आपने भी डिस्कस किया होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली रीआइट्रेटेड दैट एन इंडियन पासपोर्ट इज प्राइमरली अ, भारत सरकार ने हाल में ही दोहराया कि एक भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक है। तो आपके ऑप्शन ए सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, नागरिकता प्रमाण पत्र, बी ट्रैवल डॉक्यूमेंट यात्रा दस्तावेज, सी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड राष्ट्रीय पहचान पत्र, या डी रेजिडेंस सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, राइट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ने कहा है कि इट्स अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, एक यात्रा दस्तावेज है। तो ये कोई कंक्लूसिव मतलब वो एविडेंस नहीं है आपके सिटीजनशिप के लिए। तो जब भी आप मतलब इसको प्राइमरली एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट माना जाता है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, तो वहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि यू आर एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, राइट ना। और जो इंडियन पासपोर्ट है किसके अंडर इशू किया जाता है, आपका पासपोर्ट एक्ट 1967। तो पासपोर्ट आपको अलाउ करता है कि इंडियन सिटीजन्स को कि हम ट्रैवल अब्रॉड कर सकते हैं। ठीक है, राइट ना। कि अगर हम कहीं भी अपना पासपोर्ट चेक कराएंगे तो पासपोर्ट देख के बता देंगे, ठीक है, राइट ना, कि ही और शी इज़ एन इंडियन सिटीजन। हाँ, बट कि अगर हम बात करें सिटीजनशिप की, कि मतलब ये एब्सोल्यूट है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपके पास एब्सोल्यूट हो जाएगी सिटीजनशिप भी है, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए फिर आपका एक सिटीजनशिप एक्ट है। ठीक है, राइट ना। तो बाय मेयरली हैविंग अ पासपोर्ट इट डजंट अप्लाई दैट कि मतलब यू आर एन इंडियन सिटीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजनशिप इन इंडिया इज प्राइमरली गवर्न बाय विच एक्ट, भारत में नागरिकता मुख्य रूप से किस अधिनियम द्वारा शासित है। ओके, तो आपके ऑप्शन है ए पासपोर्ट एक्ट 1967, पासपोर्ट अधिनियम 1967। तो खैर ये नहीं है, हमने देख लिया है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बी आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। सी आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। या डी आपका फॉरनर्स एक्ट 1946, विदेशी अधिनियम 1946। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब जो सिटीजनशिप एक्ट है इसी में ये चीज़ बताई गई है कि जैसे अगर आपने सिटीजनशिप को एक्वायर करना है या डिटरमाइन करना है, या सिटीजनशिप को जो टर्मिनेट किया जाता है, टर्मिनेट कर सकते हैं, तो जो प्रोविजंस वगैरह हैं वो इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं। तो जनरली जो सिटीजनशिप आपको मिलती है वो कैसे मिलती है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट। ठीक है, राइट, वंश से, मतलब आपके जो माता पिता है वो इंडियन सिटीजन है। बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन कि मतलब आप एक टाइम पीरियड तक इंडिया में रहे हैं। बाय बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, राइट। तो वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि बाय बर्थ आप इंडिया में बॉर्न होते हैं, जैसे सपोज यू यू आर बॉर्न इन मुंबई, तो आप इंडियन सिटीजन हैं। ठीक है, राइट। बाय डिसेंट, अब जैसे आप यूएसए के अंदर बॉर्न होते हैं, ठीक है, राइट ना, और आपके जो कोई भी एक पेरेंट्स है वो आपका इंडियन सिटीजन है, आपके माता या पिता, तो भी आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। बाय रजिस्ट्रेशन, अगर आपका जो ओरिजिन है वो इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, राइट ना, अगर आप पर्सन है जिसका जो ओरिजिन है वो इंडियन ओरिजिन है, तो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। बाय नेचुरलाइजेशन की सपोज कीजिए कि आप फॉरनर है, आप काफ़ी टाइम तक इंडिया के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, राइट ना, एक स्टेबिलिटी टाइम है। सपोज कीजिए आप एक फ्रेंच सिटीजन थे और आप एक काफ़ी टाइम तक के लिए इंडिया में रह चुके हैं, तो उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। और लास्ट वन है आपका इनकॉर्पोरेशन, टेरिटरी जॉइंस इंडिया, जैसे गोवा था, ठीक है, राइट ना, 1961 में जब इंडिया ने गोवा को एक्वायर कर लिया था, अब गोवा इंडिया का पार्ट बन गया। तो पहले किसके अंडर था वो, पोर्चुगीज़ के, राइट, पुर्तगालियों के। तो उसके बाद जो वहाँ के सिटीजन थे वो क्या हो गए, फिर वो इंडियन सिटीजनशिप मिल गई उनको। ठीक है, राइट ना। और गोवा को फुल स्टेटहुड कब मिला था आपके, 1987 में। ओके, हाँ, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड की फैक्ट्स हैं, आप उनको देख सकते हैं कि मतलब गवर्नमेंट रिआइटेटेड दैट एन इंडियन पासपोर्ट इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, राइट। पासपोर्ट्स किसके अंदर इशू होते हैं, पासपोर्ट्स एक्ट 1967। सिटीजनशिप गवर्न बाय सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, राइट। पासपोर्ट्स का पर्पस क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रैवल, एक आइडेंटिटी है अब्रॉड के लिए। और जो, ठीक है, पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 20 में ऐसे अलाउ किए जाते हैं पासपोर्ट। ओके, ये हो गया। हाँ, दूसरी चीज़ है कि नो यूनिवर्सल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, राइट ना, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने पैदा हुए तो आपको एक पासपोर्ट मिल जाएगा। हम जानते हैं कि अगर यू नीड टू हैव अ पासपोर्ट, तो उसके लिए आपको क्या है कि पहले बायोमेट्रिक वगैरह होता है, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होती है, तब उसके बाद यू गेट द पासपोर्ट। ओके,
तो पासपोर्ट सेवा दिवस लास्ट मंथ ही था 24 जून को, ठीक है राइट। और सिटीजनशिप कैसे एक्वायर होती है हमने डिस्कस कर लिया। तो यही चीज़ है कि ये पासपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी फॉर ट्रैवल बट नॉट अ कंक्लूसिव लीगल प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है राइट। तो ये हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है राइट, हम इस पर डिबेट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which country's supercomputer Lineshine topped the top 500 list of the world's fastest supercomputers? हाल में ही दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में किस देश का सुपर कंप्यूटर लाइनशाइन शीट्स पर रहा, ठीक है राइट ना। तो आपके ऑप्शन ए जापान, बी यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चाइना या डी जर्मनी, ठीक है राइट। तो फॉर नो वंडर जो उसमें नंबर 1 पे रहा था वो ये जो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है राइट ना, इट बिलोंग्स टू चाइना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा। पहले क्या था, पहले इसके अंदर नंबर 1 पे था यूएस का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था एल कैपिटन, ठीक है राइट ना। बट एल कैपिटन को पछाड़ के अब जो लाइन शाइन है वो नंबर 1 बन चुका है वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर। ओके, इंडिया का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है बताइए आप कमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनियन गवर्नमेंट हैज रीअपॉइंटेड तुषार मेहता एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर अ फ्रेश टर्म ऑफ। तो केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में एक नए कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया है, ठीक है राइट। ये तुषार मेहता जी हैं। ओके, तो जो उनका नया टर्म है कितने साल के लिए, ठीक है। तो आपके ऑप्शन ए 2 ईयर्स 2 साल के लिए, बी 3 ईयर्स 3 साल के लिए, सी 5 ईयर्स 5 साल के लिए, या डी टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स 65 वर्ष की आयु तक। तो जो सही आंसर है वो है आपकी जिनकी फ्रेश टर्म है वो आपकी 3 साल की है, ठीक है राइट ना। इसमें जो ऑप्शन बी है वो आपका सही होगा, ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। तो उनका दोबारा अपॉइंट किया गया है 3 साल तक के लिए और ये कब से इफेक्टिव होगा, ठीक है राइट। ये आपका इफेक्टिव होगा 1 जुलाई 2026 से। तो जनरली ये रीअपॉइंटमेंट्स क्यों की जाती हैं, जैसे अब ये लीगल ऑफिसर होते हैं, ठीक है राइट ना, यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इन बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब जैसे वहाँ वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर उनका टेन्योर खत्म हो गया, फिर आप एक नए पर्सन को अपॉइंट करोगे, ठीक है राइट ना। वहाँ पे रेफरेंसेज आएंगे, ठीक है राइट, फिर अपॉइंट होंगे। तो उससे क्या होगा कि जो चीज़ें चल रही होती हैं वो डिले हो जाती है। तो उनकी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि उनको रीअपॉइंट कर दिया जाता है, राइट। हम कुछ एग्जाम ओरिएंटेड की फैक्ट्स देख लेते हैं इसमें। जैसे ठीक है, इनका टर्म आपका कब से 1 जुलाई 2026 से। ये सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के, ठीक है राइट ना। तो नंबर 1 पे कौन है आपका अटॉर्नी जनरल, ठीक है राइट। ये उनको असिस्ट करते हैं यूनियन गवर्नमेंट के जो भी मैटर्स होते हैं उस चीज़ में। एंड इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी ऑफिस, मतलब कोई कोई आर्टिकल नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, ठीक है राइट। और किसके द्वारा गवर्न किया जाता है इनको, ये होते हैं लॉ ऑफिसर्स, कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1987, ठीक है। इनको कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है राइट। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है, बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछता है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बीएससी सात्विक 100 इंडेक्स इज टू प्रमोट। बीएससी सात्विक 100 इंडेक्स का प्राथमिक उद्देश्य को बढ़ावा देना है, डैश को बढ़ावा देना है, ठीक है राइट ना। प्राथमिक उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है, तो मतलब वो क्या चीज़ है। आपका ऑप्शन ए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, उच्च आवर्ती ट्रेडिंग, बी कमोडिटी ट्रेडिंग वस्तु व्यापार, सी एथिकल एंड वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग नैतिक और मूल्य आधारित निवेश, डी आपका करेंसी ट्रेडिंग मुद्रा व्यापार। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है राइट ना, एथिकल एंड वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग। जो बीएससी सात्विक 100 इंडेक्स है, खैर आप इसके नाम से भी गैस कर सकते हैं यहाँ पे सात्विक प्योर, ओके राइट। तो ऑप्शन बी इसके अंदर सही होगा। तो जनरली पहले क्या होता था कि जो भी इन्वेस्टर्स होते थे, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है राइट ना, इन कंपनीज के अंदर आप मतलब उनके स्टेक होल्डर्स बन रहे हैं, शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं, ठीक है राइट। तो पहले हम क्या करते थे कि हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो होती थी वो एक पैरामीटर हुआ करता था, ठीक है राइट ना। बट अब क्या है कि जो ये इंडेक्स होगा मतलब ऐसी कंपनीज को लिस्ट करेगा कि जिनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, फिर उनके एथिकल कल्चरल और फिलोसफिकल ड्रिवन प्रिंसिपल्स भी होंगे, ठीक है राइट ना। इन वैल्यूज़ के बेस पे भी उनको लिस्ट किया जाएगा कि मतलब हम चाहते हैं कि इन वैल्यूज़ पे भी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। जनरली क्या होता था कि पहले ईएसजी इन्वेस्टिंग होती थी, ठीक है। ईएसजी इन्वेस्टिंग होती थी आपकी इन्वायरमेंट, एस फॉर सोशल और जी फॉर गवर्नेंस, ठीक है राइट। यानी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मतलब उसका इन्वायरमेंट के प्रति रवैया क्या है, ठीक है राइट ना। और एज पर सोशल की मतलब अपने जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनके प्रति उनका रुझान कैसा है, रवैया कैसा है, ठीक है राइट, कैसा उनको हैंडल करते हैं रखते हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं। जी हो गया गवर्नेंस की, मतलब उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसा है, ठीक है राइट, मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन है, ट्रांसपेरेंसी कैसे है वहाँ पे, ओके राइट।
ये चीज़ होती थी। तो इन एथिकल वैल्यूज़ को यहाँ पे डिफाइन करके मतलब अलाइन किया जाता है कंपनीज को इंडेक्स के अंदर। ओके, खैर अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। और ये आपके कुछ एग्जाम बूस्टर्स हैं, आप वीडियो पॉज करके इनको देख सकते हैं, अपने हैंडमेड नोट्स बना सकते हैं। आई रिक्वेस्ट कि अपने हैंडमेड नोट्स जरूर बनाएं, इससे क्या होता है कि आप उनको लंबे टाइम तक के लिए फिर याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 इज होस्टेड बाय विच कंट्री। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 की मेजबानी कौन सा देश करता है? ठीक है, राइट। तो आपके ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फ्रांस और डी जापान। ओके, जो उसका राइट आंसर होगा, इसको कौन करता है होस्ट, वो करता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, राइट, इट इज़ होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑप्शन बी इसके अंदर सही होगा। तो जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है ये एक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, मतलब ठीक है, राइट, एयर फोर्स के अंदर, एयर फोर्सेज जो होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं इसके अंदर। और एक बाइनियल एक्सरसाइज है। बाइनियल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि ये 2 साल में एक बार होती है। ओके, राइट। तो अभी जो इसका एडिशन है कब से कब तक शेड्यूल है आपका, 20 जुलाई से 7 अगस्त तक। ठीक है, राइट। तो जैसे एक एक्सरसाइज है आपकी रेड फ्लैग, ठीक है, राइट ना, ये भी आपकी एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, राइट। तो ये यूएसए की है, तो वैसे ही आपकी पिच ब्लैक एंड इट इज़ होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, राइट। ओके, ये आपके कुछ एग्जाम रिगार्डिंग पॉइंट्स हैं, आप वीडियो पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। World Day to Combat Desertification and Drought is observed every year on। मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस हर साल मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन ए 5 जून, 5 जून, बी 17 जून, 17 जून, सी 22 अप्रैल, ठीक है, राइट, 22 अप्रैल, ए डी आपका 16 सितंबर, 16 सितंबर। ठीक है, राइट। तो लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स तो जून के ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हाँ, अगर इसमें कंजिक्यूटिव डेट से देता तब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। ज़्यादातर एग्जाम्स में क्या होता है, कंजिक्यूटिव डेट से देते हैं, फिर मतलब फिर कन्फ्यूजन हो जाता है अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो। ठीक है, राइट। लेकिन अगर आपको मंथ अलग अलग दे रखे तो फिर आप इजीली गैस आउट कर सकते हैं, राइट। तो जो सही आंसर होगा वो इसके अंदर ऑप्शन बी 17 जून। ठीक है, राइट। हमें पता है कि 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा थी ये चीज़। ठीक है, राइट। तो जो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, कब आपको ऑब्जर्व किया जाता है, 17 जून को। और क्यों? टू रेज अवेयरनेस अबाउट डेजर्टिफिकेशन, जो लैंड डिग्रेडेशन है या ड्रॉट होते हैं, ठीक है, राइट ना, ताकि जो लैंड मैनेजमेंट है उसको, मतलब जो लैंड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, राइट ना, हमारे पास उनको मतलब सस्टेनेबली यूज़ कर सके। अब जनरली अगर हम बात करें, चाहे वाइल्ड लाइफ डे है या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है या डेजर्टिफिकेशन है, जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इनकी फ्रिक्वेंसी मतलब मैं तो कहता हूँ काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, राइट ना, क्योंकि जैसी अभी कंडीशन चल रही है मतलब, तो इनके हिसाब से मतलब इनको बार बार हमें सेलिब्रेट या ऑब्जर्व करना चाहिए, तभी चीज़ें मतलब बदलेंगी। एक दिन में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स क्या होती है, फिर नेक्स्ट डे कुछ होता है, लोग भूल जाते हैं। ओके, ये आपका वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ठीक है, राइट। हाँ, इस साल की थीम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर साल क्या होता है, थीम चेंज हो जाती है। तो इस साल की थी आपकी रेजिलेंस, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट और रिस्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Indian soldiers recently created history by winning India's first ever gold medal at the World Rowing Cup in which event? भारतीय सैनिकों ने हाल में ही विश्व रोइंग कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है, किस स्पर्धा में? ओके, राइट। आजकल क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आते हैं, वो पहले क्या था, नाम पूछते थे, ठीक है, राइट ना, या कौन सी कंट्री में होस्ट हुआ है। खैर ये अभी भी पूछी जाती है, बट हमने थोड़ा यहाँ पे इवेंट का पूछ लिया कि कौन से इवेंट पे जीता उन्होंने। ठीक है, राइट ना, वर्ल्ड रोइंग कप तो था ही। तो आपके ऑप्शन ए मेंस सिंगल स्कल्स MN पुरुष एकल स्कल्स M1X, बी आपका मेंस डबल स्कल्स M2X, पुरुषों की डबल स्कल्स M2X, सी आपका मेंस कॉक्सलेस पेयर M2, पुरुष कॉक्सलेस जोड़ी M2, डी आपका मेंस लाइटवेट डबल स्कल्स LM2X, पुरुषों की लाइटवेट डबल स्कल्स LM2X। ठीक है, राइट। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। इसके अंदर जो इवेंट था वो कौन सा था आपका, मेंस लाइटवेट डबल स्कल्स LM2X। इसके अंदर क्या किया है, हमारे जो इंडियंस हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अप्लॉस, वी मस्ट अप्लॉस। ठीक है, राइट। तो ये चीज़ है। और इनके नाम है आपके इंडियन सोल्जर्स हवलदार अक्षय और आपके उज्जवल कुमार, ये इनके नाम आप ध्यान में रखिएगा। तो वर्ल्ड रोइंग कप हुआ था, ठीक है, राइट, उन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता इस इवेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री होस्ट द रिम्पैक एक्सरसाइज? कौन सा देश रिम्पैक अभ्यास की मेजबानी करता है? ओके, तो आपका ऑप्शंस हैं, ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, या डी कनाडा।
जो सही आंसर होगा, ठीक है राइट, वो होगा आपका आपका ऑप्शन सी। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, इसको होस्ट करता है, वो इसकी मेजबानी करता है। अब आप देख रहे हैं समुद्र का है तो मतलब ये नवल एक्सरसाइजेज होंगी, ठीक है राइट। तो ये जो एक्सरसाइज है इसको कौन होस्ट करते हैं, आपकी यूएस नेवी। और इसके हम बारे में बात करें तो ये वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम नवल एक्सरसाइज है, ठीक है राइट ना। इस चीज़ को आप जरूर जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है राइट। और ये भी बायनल होती है, तो मतलब हर 2 साल में एक बार। इसके अंदर जनरली क्या होता है कि आपके काफ़ी सारे वॉरशिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, ये जो मरीन्स होते हैं, ठीक है राइट ना, फ्रॉम डजन्स ऑफ कंट्रीज दे पार्टिसिपेट टुगेदर। ओके, ये एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर्स हैं, आप वीडियो पॉज करके इनको देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ अप्रूव्ड इट्स फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट एट विच लोकेशन। भारत ने अपने पहले अपतटीय हवाई अड्डे को किस स्थान पर मंजूरी दी है। तो आपके ऑप्शन है ए केरला, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, या डी है आपका गोवा। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा इसके अंदर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के अंदर इंडिया का पहला फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है राइट। कहाँ पे, ये है महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है राइट। और नियर कौन सा है, वर्धमान पोर्ट, ठीक है राइट ना। तो अब देखिए महाराष्ट्र साइड है, मतलब आपका वेस्ट इंडिया साइड, तो यहाँ पे कौन सा आपका अरेबियन सी, तो वहाँ से जो मतलब जो लैंड को रिक्लेम किया गया उसके ऊपर ही एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। ओके तो जैसे जापान का कंसाई एयरपोर्ट है, ठीक है राइट ना, ये भी क्या एक आर्टिफिशियल आइलैंड के ऊपर इसको बनाया गया है, तो वैसे ही आपका जो नया ऑफशोर एयरपोर्ट होगा वो भी सेम ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे कहता है ब्राची बैक्टीरियम नेताजी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज, ठीक है, हाल में ही खबरों में देखा गया ब्राची बैक्टीरियम नेताजी है, ठीक है राइट। अब इंग्लिश में ये हम जैसे इंडियन में हम इसको ता बोलेंगे, इंग्लिश में टी हो जाता है, ठीक है ना, नेताजी हो गया वो। जनरली कोई अगर जो फॉरनर्स होगा उसको नेताजी ही बोलेगा। तो आपके ऑप्शन से न्यूली डिस्कवर्ड बैक्टीरियम फ्रॉम एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका से एक नया खोजा गया जीवाणु। बी, A newly identified bacterial species discovered from हुगली रिवर, हुगली नदी से खोजी गई बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति। सी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वैरायटी, अनुवांशिक रूप से संशोधित संशोधित फसल किस्म। डी, अ मरीन फिश स्पीसीज, एक समुद्री मछली प्रजाति। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका इसके अंदर ऑप्शन बी, ठीक है राइट ना। एक नई बैक्टीरियल स्पीसीज है जिसको डिस्कवर किया गया कहाँ से, हुगली रिवर से, कलकत्ता, ठीक है राइट। दैट्स वाई ऑनर किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, तो उनका नाम यहाँ पे ऐड किया गया इसके अंदर, नेता जी, ठीक है राइट ना। तो एक ये नई टफ एक स्पीसीज है बैक्टीरिया की, ठीक है राइट ना। यहाँ पे एक वर्ड है टफ, तो इसको टफ क्यों बोला गया है, ठीक है राइट ना, कि मतलब ये जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं इसके पास ये एबिलिटी होती है कि मतलब ये इनको ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है राइट ना। तो ये मतलब सुपर पावर है उसकी। और जो ये बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है दे कैन सर्वाइव हैवी मेटल पोल्यूशन, ओके राइट तो मतलब नदी के अंदर कितना मतलब वो पॉल्यूटेंट्स होंगे, ठीक है राइट ना, आप गैस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक टफ स्पीसीज है बैक्टीरिया की, ब्रेसी बैक्टीरियम नेताजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायो रेमिडिएशन, ठीक है। बायो रेमिडिएशन क्या है, आपके ऑप्शन ए रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स यूजिंग केमिकल रिएक्शंस ओनली, रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके प्रदूषकों को हटाना। ई, बी आपका यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू रिमूव और न्यूट्रलाइज पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषकों को हटाने या बेअसर करने के लिए जीवित जीवों का उपयोग। सी, बर्निंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट एट हायर टेम्परेचर, उच्च तापमान पर खतरनाक कचरे को जलाना। या डी आपका डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इनटू डीप ओशियंस, गहरे महासागरों में कचरे का निपटान, ठीक है राइट। वैसे ही इतना भर रखा है ओशियंस को, तो जिसके अंदर राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, इट्स अ यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू रिमूव और न्यूट्रलाइज पॉल्यूटेंट्स, ठीक है राइट। ऑप्शन बी इसके अंदर सही होगा। जैसे हम बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इनके पास एक ऐसी मतलब एबिलिटी या प्रॉपर्टी होती है कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं इनको मतलब क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, डीग्रेड कर सकते हैं, ठीक है राइट ना। तो मतलब ये आप उनको बोल सकते हैं कि खा जाते हैं, मतलब वो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है राइट, उनको ना, या फिर छोटे छोटे और पार्टिकल्स में उनको और मतलब डिग्रेड कर देते हैं, ओके राइट। तो इसको बोला जाता है बायो रेमिडिएशन, एक इको फ्रेंडली प्रोसेस है। जब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी या प्लांट्स वगैरह, जैसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं आपके सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, एयर के अंदर, इनको डिग्रेड कर सकते हैं, डिटॉक्सिफाई या रिमूव कर सकते हैं, ओके राइट। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो एक आपका बैक्टीरिया होता है, इसको हम बोलते हैं एसिडोमोनास, ठीक है राइट ना। ये एक ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया है।
अब जैसे कोई नदी है या समुद्र है, कई बार वहाँ पे जो ऑयल टैंकर्स होते हैं वो डूब जाते हैं, पलट जाते हैं, तो ऑयल स्पिल्स हो जाता है, तो इनकी मदद से क्या कर सकते हैं हम इस ऑयल स्पिल को क्लीन कर सकते हैं। ठीक, इसका नाम याद रखिएगा आप, स्यूडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोरेमिडिएशन इज अ टाइप ऑफ बायोरेमिडिएशन इन विच, फाइटोरेमिडिएशन एक प्रकार का बायोरेमिडिएशन है जिसमें आपके ऑप्शन है ई, फिश रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर, मछली पानी से प्रदूषकों को हटाती है इट्स नॉट पॉसिबल। बी, प्लांट्स रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर, पौधे मिट्टी और पानी से प्रदूषकों को हटाते हैं। सी, बर्ड्स कंज्यूम हैजार्डस वेस्ट, पक्षी खतरनाक कचरे का उपभोग करते हैं, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, राइट। डी, केमिकल्स डिजॉल्व पॉल्यूटेंट्स, रसायन प्रदूषकों को घोल देते हैं। ठीक है, राइट। अब घोलेंगे तो किस में घोलेंगे, तो खैर हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ लिया था, जो फाइटो रेमिडिएशन है, ठीक है, इसका मतलब होता है जो प्लांट्स हैं, ठीक है, दे रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर, तो ऑप्शन बी इसके अंदर सही होगा, ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, राइट। तो जो प्लांट्स होते हैं दे कैन अब्जॉर्ब, स्टेबलाइज और डिग्रेड कंटेमिनेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल सनफ्लावर होता है, ये जो हैवी मेटल्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब कर सकता है, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ज़्यादातर जैसे जो न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, राइट ना, या मतलब यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह रखे जाते हैं, उनके आसपास जनरली क्या होता है कि सनफ्लावर की खेती की जाती है। ओके, राइट। तो इसलिए होती है कि वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जो भी, ठीक है, राइट, रेडिएशन होगा उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ओके, तो जो बायो रेमिडिएशन होता है इट्स अ नेचर्स वे टू हील द अर्थ। ठीक है, राइट। तो इंसानों ने तो खैर रेड पीट रखी है पूरी धरती की। ओके, बट नेचर अपना काम करती है। मेन एजेंट्स होते हैं आपके बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्लांट्स। टाइप्स ऑफ बायोरेमिडिएशन की बात करें तो इन-सीटू भी होता है और एक्स-सीटू भी होता है। इन-सीटू मतलब कि साइट पे ही आपने वो चीज़ें मतलब आप ऑन साइट ही काम कर रहे हैं, और एक्स-सीटू में क्या होता है कि उस साइट से मटेरियल ले जाके दूसरी जगह उसको ट्रीट किया जाता है। ओके, ये जनरली जो बायोरेमिडिएशन होता है किसके लिए सबसे अच्छा होता है, जैसे ऑयल स्पिल्स के लिए, ठीक है, सीवेज हो गया या पेस्टिसाइड्स है, जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, इनके लिए बेस्ट सूटेड होता है। हाँ, लेकिन इसकी लिमिटेशन होती है, जो हैवी मेटल्स होते हैं जैसे आपका लेड है, मरकरी है, कैडमियम है या क्रोमियम है, ठीक है, राइट ना, यहाँ पे ये लेस इफेक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 4x100 रिले एट विच इवेंट, भारत ने हाल में ही किस इवेंट में महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, राइट। 4x100 मतलब जैसे एक ट्रैक है 400 मीटर का, इसमें 4 पार्टिसिपेंट होंगे। ठीक है, राइट। ऐसे 1 2 3 4 इनके पास एक बैटन होती है, तो ये पास करते हुए दौड़ते हैं। ठीक है, राइट। ओके, और फिर जो सबसे पहले पहुंच जाता है, मतलब इन्हें 400 मीटर कवर करना होता है। हाँ, बट इसमें कंडीशन ये होती है कि जो बैटन है, ठीक है, राइट ना, वहाँ से गिरनी नहीं चाहिए। ओके, तो जो जीत जाता है वो फिर चैंपियन होता है इसमें। तो कौन सा इवेंट था आपका, तो ऑप्शन है आपके एशियन रिले चैंपियनशिप, और बी आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, सी आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, और डी आपका कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल। जो सही आंसर है वो आपका एशियन रिलेज चैंपियनशिप, ये चाइना में हुआ था। यहाँ पे इंडियन वुमेन ने, हमारे जो होस्ट थे चाइना, उनको हरा दिया था इसके अंदर। और जो उनका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट था यही था कि इसके अंदर जो बैटन एक्सचेंज होता है, जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बैटन एक्सचेंज करता है, वो बहुत स्मूथ होना चाहिए। तो इंडियन वुमेन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मतलब बहुत स्ट्रांगली उन्होंने इस चीज़ को मतलब क्या किया, डिस्प्ले किया वहाँ पे, राइट। तो इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो इस वजह से वो जीत गए, राइट। एक तो वो यहाँ पे जीते ही थे इस एशियन रिले चैंपियनशिप के अंदर, जो आपकी साउशिंग चाइना में हुई थी। फिर एक हुई थी आपकी न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन इन ताइवान, वहाँ पे भी इंडियन वुमेन ने गोल्ड जीता इसके अंदर। ठीक है, राइट। तो अप्लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर ज्ञानेंद्र के जैन रिसीव्ड द वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स प्राइमरली फॉर विच ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन, प्रोफेसर ज्ञानेंद्र के जैन को मुख्य रूप से किस अभूतपूर्व योगदान के लिए भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार मिला, तो मतलब उन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की है, ठीक है, राइट ना, या कौन सी उनका सेक्टर या फील्ड रही है, तो आपने बताना है। आपके ऑप्शन है हिग्स बोसॉन थ्योरी, ये हमारे प्रोफेसर ज्ञानेंद्र की जैन है। ठीक है, राइट। हिग्स बोसॉन सिद्धांत, बी आपका डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, राइट। सी आप गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज, सी आपका कंपोजिट फर्मियन थ्योरी, समग्र फर्मियन सिद्धांत, या डी आपका स्ट्रिंग थ्योरी, स्ट्रिंग सिद्धांत। ठीक है, राइट ना। ये वुल्फ प्राइज होता है फिजिक्स में, ये बहुत बड़ा प्राइज है, मतलब सेकंड टू नोबेल प्राइज आप कह सकते हैं। और जनरली माना जाता है कि जो, जैसे इन्होंने वुल्फ प्राइज जीता है इसके अंदर, तो काफ़ी जो कंटेंट्स होते हैं बाद में जाके नोबेल प्राइज भी जीतते हैं, कई बार ये चीज़ ऐसे हुई है। ओके, राइट। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका सी। ठीक है, राइट ना, इनको कंपोजिट फॉर्मियन थ्योरी के लिए इन्होंने ये प्राइज जीता है। ठीक है, राइट, वुल्फ प्राइज इन फिजिक्स। तो जैनेंद्र के जैन ने क्या किया कि एक मतलब एक
काफ़ी बड़ी पजल थी, ठीक है राइट ना, कंडेंस मैटर फिजिक्स के अंदर, ठीक है राइट ना। तो इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, वो थी आपकी फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट। हम डीपली बात नहीं करेंगे, थोड़ा ऊपरी तौर पे हम देख लेते हैं। इसमें जनरली क्या होता है कि जैसे जो प्लैनेट्स हैं वो जैसे सन के अराउंड वो मतलब एक प्रिडिक्टेबल पाथ में ऑर्बिट में वो ऐसे मूव करते हैं, ठीक है राइट ना। ओके, तो इसमें भी यही चीज़ था। तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अंडर मतलब एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स वो कैसा बिहेव करते हैं, ओके राइट। तो इस चीज़ के लिए उनको क्या मिला, वुल्फ प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यासर गुम्बा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यासर गुम्बा को सबसे अच्छा कैसे वर्णित किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन ए, रेयर मेडिसिनल प्लांट फाउंड ओनली इन डेजर्ट, मरुस्थल में पाए जाने वाला एक दुर्लभ औषधीय पौधा। बी, पैरासिटिक फंगस दैट ग्रोज ऑन कैटरपिलर लार्वा, एक परजीवी कवक जो कैटरपिलर लार्वा पर उगता है, ठीक है। सी, अ मेडिसिनल एल्गे फाउंड इन फ्रेश वाटर लेक्स, ताजे पानी की झील में पाई जाने वाली एक औषधीय शैवाल। तो डी आपका, स्पीसीज ऑफ बैम्बू फाउंड इन द हिमालयाज, हिमालय में पाई जाने वाली बांस की एक प्रजाति। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका एक पैरासिटिक फंगस दैट ग्रोज ऑन कैटरपिलर लार्वा, ठीक है राइट, ऑप्शन बी होता है। ठीक है, कैटरपिलर का लार्वा है, उसके अगल बगल ये आप सारी फंगस देख रहे हैं, ठीक है राइट ना। तो पहले क्या होती है, फंगस जो होती है ना, इस कैटरपिलर का जो मतलब लार्वा होता है उसको मार देती है, और उसके बाद वो उगती रहती है, ऐसे एक डंठल सा निकल जाता है उसके बाद। ये आप ये चीज़ देख रहे हैं ना। तो जनरली जो ये चीज़ होती है ये ज़मीन के बाहर होती है, और जो ये पोर्शन होता है ज़मीन के अंदर होता है आपके, ठीक है राइट। तो क्या होती है, एक पैरासिटिक फंगस है, ठीक है राइट ना। और जो यासरगुम्बा एक पैरासिटिक फंगस है जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका ओफियोकॉर्डाइसेप्स साइनेसिस, ठीक है राइट, ओफियोकॉर्डाइसेप्स साइनेसिस। ये एक पैरासिटिक फंगस है। ये क्या करती है, जो आपके घोस्ट मॉथ कैटरपिलर्स होते हैं, ठीक है राइट ना, उनके जो लार्वा होते हैं उनको इन्फेक्ट करती है। उसके बाद क्या करती है कि मतलब ऐसे वो यूं अगल बगल ऐसे वो फंगस सी बनती जाती है, ठीक है राइट ना। फिर उसमें एक डंठल भी निकल जाता है कैटरपिलर की बॉडी से बाहर। तो हम जैसे देख रहे थे, तो मतलब ये डंठल होता है ना, ये ज़मीन के बाहर रहता है, और ये ज़मीन और ये जो पोर्शन है ज़मीन के अंदर रहता है, ठीक है राइट। तो जो भी इनको ढूंढने जाते हैं, जो एक्सप्लोरर होते हैं, मतलब वही पहचान पाते हैं इसको। जनरली कैटरपिलर फंगस बोला जाता है या हिमालयन वियाग्रा भी बोला जाता है इसको, ठीक है राइट ना, वाइग्रा। तो उसकी खैर मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, बहुत मतलब कॉस्टली होता है। और जनरली कहाँ पाई जाती है आपकी हिमालयन वाइग्रा, ये पाई जाती है आपकी अल्पाइन ग्रासलैंड्स में। तो जो अल्पाइन ग्रासलैंड्स होते हैं इनका एलिवेशन होता है आपका 3000 से 5000 मीटर, ठीक है राइट। तो जैसे हमारा स्टेट हो गया उत्तराखंड, हमारे उत्तराखंड में मिलती है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नेपाल है, भूटान है, तिबेटन प्लेटू यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग यूसू2 वायरस इज, यूसू2 वायरस के उच्चारण के लिए जिम्मेदार प्राथमिक वेक्टर है, ठीक है राइट ना, किसकी वजह से मतलब ट्रांसमिट होता है, ठीक है राइट ना। यहाँ पे वेक्टर का नाम पूछा गया, ओके, रिजर्वायर का नाम नहीं पूछा गया यहाँ पे। तो आपके ऑप्शन है टिक्स, बी सैंड फ्लाइज रेत की मक्खियाँ, सी आपका क्यूलेक्स मॉस्किटोज क्यूलेक्स मच्छर, या डी आपका हाउस फ्लाइज घरेलू मक्खियाँ। तो जो इसका प्राइमरी वेक्टर होता है वो होता है आपका क्यूलेक्स मॉस्किटोज, ठीक है राइट। तो जैसे आपके डेंगू के लिए एडीज मच्छर हो गया, मलेरिया के लिए आपका एनोफ्लीज हो गया, तो यूसू2 वायरस के लिए आपका क्या है, क्यूलेक्स, स्पेशली जो क्यूलेक्स पीपियंस होते हैं, ठीक है राइट ना। तो मॉस्किटोज होते हैं इनके प्राइमरी वेक्टर है, ठीक है राइट। तो अब देख सकते हैं ये रहा वायरस आपका, जो इसका वेक्टर है क्यूलेक्स मॉस्किटोज होते हैं। नेचुरल रिजर्वायर इनके वाइल्ड बर्ड्स होते हैं। अब जैसे ही इनको बाइट कर लेंगे, काट लेंगे, तो इन बर्ड्स के अंदर भी आपको क्या होता है, फिर वायरस आ जाता है। तो आपने बर्ड्स फ्लू देखा होगा, वो जैसे बर्ड्स आउटब्रेक होते हैं आपके यूरोप के अंदर हुए थे, ठीक है राइट है। जो मेजरली अफेक्टेड रीजन है वो आपका यूरोप ही है इसके अंदर, ठीक है। तो पहले इसको आइडेंटिफाइड किया गया था आपके साउथ अफ्रीका के अंदर 1959 में, राइट। और इसको जो यूसुटू रिवर है उसी के नाम पे रखा गया है। जनरली रिवर आपकी साउथ अफ्रीका मोजाम्बिक में बहती है, ओके राइट, शायद एक दो कंट्री और हो, ओके। ह्यूमन डिजीज़ की बात करें तो यूजली माइल्ड होती है, और रेयरली मतलब इंसेफेलाइटिस या मेनिनजाइटिस होता है, मतलब जो दिमाग के शायद हो सकता है, राइट। ह्यूमन वैक्सीन की हम बात करें तो कोई भी करेंटली लाइसेंस्ड ह्यूमन वैक्सीन नहीं है इसकी। ऐसी प्रिवेंशन वही है कि मतलब मॉस्किटो से बच के रहें, बाइट प्रिवेंशन करके रखें, स्प्रे करें या जाली का यूज़ वगैरह आप करें, ओके राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट गोल्ड माइन टू बिगिन कमर्शियल ऑपरेशंस इज लोकेटेड इन विच स्टेट, भारत की पहली निजी सोने की खदान वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के लिए किस राज्य में स्थित है, ओके। तो आपके ऑप्शन से कर्नाटका, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, या डी झारखंड।
जो राइट ऑप्शन है इसके अंदर वो है आपका ऑप्शन बी, जो फर्स्ट प्राइवेट गोल्ड माइन की जो कमर्शियल ऑपरेशन है कहाँ स्टार्ट हुए हैं, आपके आंध्र प्रदेश के अंदर, राइट। तो एक जगह है वहाँ पे, उसका नाम है जोनागिरी, ठीक है राइट। अभी इसको दोबारा रिनेम कर दिया गया है, रिसेंटली रिनेम्ड स्वर्णगिरी, ठीक है राइट ना। ये कहाँ आपकी कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है राइट, आंध्र प्रदेश की। ओके, और कब से स्टार्ट हुआ है, जून 24 2026 से। खैर डेट इतनी मायने नहीं रखेगी, बट जो भी इंडियाज़ फर्स्ट हो, ठीक है राइट ना, वो मायने रखता है हमारा। तो इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट गोल्ड माइन कहाँ पे है, आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है राइट ना, जोनागिरी में, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में। पहले जनरली क्या होता था कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर था उसी की मोनोपोली थी, जैसे कोल माइंस वगैरह हो गया, वहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर की वो मोनोपोली होती थी, ठीक है राइट ना। अब क्या है कि उसके अंदर प्राइवेट कंपनीज भी आ गई हैं, तो ऐसी गोल्ड माइनिंग्स के अंदर भी क्या है कि प्राइवेट फर्म्स भी अब एंटर कर रही हैं। ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग नेशन बाय सरपासिंग विच कंट्री। भारत हाल में ही किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र बन गया है। तो आपके ऑप्शन हैं, ए बांग्लादेश, बी चाइना, सी पाकिस्तान और डी तुर्की है, ठीक है राइट। जिसके अंदर राइट आंसर होगा वो है आपका बी बांग्लादेश, ठीक है राइट। तो हम बांग्लादेश को पछाड़ के हम नंबर 1 पे आ गए हैं, ठीक है राइट ना। मतलब जो वर्ल्ड्स के अंदर जो नंबर 1 शिप रिसाइकलिंग नेशन है, ठीक है राइट, वो कौन है आपका, इंडिया। ओके राइट। और जनरली जो मेजर शिप रिसाइकलिंग होती है वो कहाँ पे होती है, आपका एक अलग शिप ब्रेकिंग यार्ड है, कहाँ है वो आपका, गुजरात के अंदर। जनरली यहाँ पे क्या होता है कि जो पुराने ऑयल टैंकर्स होते हैं या कार्गो वेसल्स हो गए फ्रॉम यूरोप और एशिया, इनको यहाँ पे डिसमेंटल किया जाता है, ठीक है राइट। उसको डिसमेंटल किया जाएगा और जिन चीज़ों को आप रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है राइट ना, मतलब डिसमेंटल करने के बाद जो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं उनको यूज़ किया जाता है, बाकी फिर हटा दी जाती है। ओके, तो हम ये की फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ठीक है राइट, हम शिप रिसाइकलिंग नेशन बन चुके हैं नंबर 1 वर्ल्ड के अंदर। ये अलंग अलंग का है आपका गुजरात के अंदर, ठीक है राइट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग यार्ड भी है, ओके राइट, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये किस एक्ट के थ्रू ये गवर्न होता है, द रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019। आईसीए कन्वेंशन भी रिलेटेड है, हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन का भी क्वेश्चन आएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, राइट, कि शिप रिसाइकलिंग से कौन सा कन्वेंशन रिलेटेड है, तो हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन, ठीक है राइट। तो की रिसाइकल मटेरियल से कौन कौन से होते हैं, स्टील है, एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक्स है, कॉपर है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, ओके राइट, इनको रिसाइकल किया जाता है। की बेनिफिट्स क्या हैं, सर्कुलर इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, सस्टेनेबल रिसोर्स यूज है, अच्छी बात है। हाँ, बट जो आपके हजार्डस मटेरियल मैनेजमेंट होता है वो भी यहाँ पे एक कॉशन होता है। जैसे सिर्फ ये चीज़ें नहीं मिलती उसके अंदर, आपको एस्बेस्टस मिलता है, पीसीबीज होते हैं, लेड होता है, मरकरी है या ऑयल रेजिड्यूज है, तो इनका भी फिर मतलब क्या करता है कि मतलब प्रॉपर एक मैनेजमेंट होता है, ठीक है राइट ना, इनका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 13th ग्लोबली इन विच रिसेंटली रिलीज इंटरनेशनल इंडेक्स, ठीक है राइट। तो पहले रैंक पूछते थे, हमने सीधा रैंक आपको बता दी, आपने बताना है वो किस इंडेक्स के अंदर है, राइट। तो भारत को हाल में ही जारी अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक में विश्व स्तर पर 13वां स्थान दिया गया है, तो वो कौन सा है आपका सूचकांक, आपने बताना है। तो आपके ऑप्शन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक, बी है आपका ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक ओके, काफ़ी बड़ा वर्ड था। सी है आपका क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027, और डी है आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मानव पूंजी सूचकांक, ठीक है राइट। तो 13th रैंक है, तो आप थोड़ा गैस कर लीजिएगा इसके अंदर किस में होगा, ओके राइट। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, हमें जो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 है, ठीक है राइट ना, इसके अंदर में 13th रैंक मिली है, ओके। तो काफ़ी अच्छी बात है। जनरली ये जो इंडेक्स होता है ना, ये बताता है कि जो आपकी कंट्री है वो कितनी प्रिपेयर है किसके लिए, AI ड्रिवन, ठीक है राइट ना, फ्यूचर जो ओरिएंटेड इकोनॉमी है, ठीक है राइट ना, कि मतलब AI रेडीनेस कितनी है आपके पास डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो आपकी वर्क फोर्स प्रिपेयर्डनेस है वो कितनी है, ठीक है राइट ना। तो ये डिसाइड करता है आपका वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पद्मा अवार्ड्स इन 2026। 2026 में पद्म पुरस्कारों के वितरण का निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है राइट। टोटल कितने दिए गए हैं, टोटल हमें दिए गए हैं इस बार 131 पद्म पुरस्कार का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है राइट ना। तो नंबर आप ध्यान में रखिएगा। अब आपने बताना है कि कौन सी कैटेगरी में कितने कितने, जैसे पद्म विभूषण में कितने, पद्म भूषण में और पद्मश्री में, ठीक है राइट।
तो जैसे वो बोलते हैं कि 6 पद्म विभूषण, 12 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री, या 5 पीवी, 13 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री, या 5 पद्म विभूषण, 15 पद्म भूषण, 111 पद्मश्री, या 4 पद्म विभूषण, 14 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। ठीक है, राइट। जो सही आंसर है वो है आपका इसके अंदर ऑप्शन बी, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। ठीक है, राइट। टोटल आपके कितने हो गए? 131। ठीक है, तो ये है आपका सही। टोटल 131 है। इसके अंदर इस बार जो 19 औरतें हैं, ठीक है, राइट ना, विमेन कैंडिडेट्स हैं। 16 लोगों को मतलब मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है, और 6 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो आपके फॉरनर्स, एनआरआई, ठीक है, राइट, पीआईयू, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, राइट, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट ने इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है, राइट। टोटल ध्यान रखिएगा 131 है आपकी, और कितने हैं? 5, 13 और 113। नेक्स्ट क्वेश्चन। The recently inaugurated Northeast's largest organic spice processing plant is located in which state? हाल में ही उद्घाटित उद्घाटित पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है, राइट। तो आपके ऑप्शन है ए असम, बी मेघालय, सी मिजोरम, या डी नागालैंड। ठीक है, राइट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो सबसे बड़ा एक ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट है वो कहाँ आपका है? मेघालय के अंदर। इसके अंदर ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, राइट ने इसको कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? मेघालय के अंदर। ठीक है, राइट। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा है आपका स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट होगा। और जो मेघालय है इट्स आल्सो नोन फॉर इस प्रोडक्ट्स लाइक, जैसे आपका लकडोंग टर्मरिक हो गया, ठीक है, राइट ना, हल्दी हो गई, जिंजर है या ब्लैक पेपर है, इनके लिए काफ़ी वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने अपनी सबसे पहली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, तो इसका भी सेकंड एडिशन हुआ है, ठीक है, राइट ना। इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था आपका लास्ट ईयर दिसंबर में 2025 के अंदर। अभी इसका सेकंड एडिशन हुआ है तो फिर क्वेश्चन दोबारा आ गया। द पैक्सिलिका इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ प्राइमरली एम्स टू, हाल में ही समाचारों में देखा गया पैक्सिलिका इनिशिएटिव मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है, ठीक है, राइट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑप्शन ए है आपका प्रमोट ग्लोबल पीस थ्रू न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, परमाणु निरस्त्रीकरण के माध्यम से वैश्विक शांति को बढ़ावा देना। बी आपका सिक्योर एंड डाइवर्सिफाई सेमीकंडक्टर एंड क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और विविध बनाए। सी आपका डेवलप इंटरनेशनल स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन विकसित करें। या डी आपका क्रिएट अ ग्लोबल क्लाइमेट एडेप्टेशन फंड, वैश्विक जलवायु अनुकूलन कोष बनाए। तो जो इसका सही आंसर होगा, पैक्स का मतलब होता है पीस और सिलिका का मतलब होता है सिलिकन, ठीक है, राइट नहीं, सेमीकंडक्टर एक मटेरियल होता है, ठीक है, राइट, सिलिकन। इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, राइट, सिक्योर एंड डाइवर्सिफाई सेमीकंडक्टर एंड क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स, ठीक है, राइट। तो ये जनरली क्या है कि हमारे ऐसे कुछ मतलब स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन है कि जहाँ पे आपके सेमीकंडक्टर या क्रिटिकल जो मिनरल सप्लाई चेन्स है वो कंसनट्रेटेड है, ठीक है, राइट। अगर हम नाम से बात करें तो जैसे आपका ताइवान हो गया, मतलब ये नंबर 1 है, ठीक है, राइट ना, जाइंट है। 90% जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, राइट, वो कहाँ आती है? आपकी ताइवान के अंदर। या जो आपकी हाई एंड चिप्स होती है एआई के लिए, ठीक है, राइट ना, वो भी आपकी ज़्यादातर काम आती है ताइवान के अंदर। क्रिटिकल मिनरल्स की हम बात करें, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की हम बात करें, सप्लाई चेन्स की या प्रोसेसिंग की, तो उसमें फिर कौन है? आपका चाइना है। तो मतलब एक इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्या है? वो कंसनट्रेटेड है। तो फिर क्या होगा कि एक टाइम बाद इनकी मोनोपोली हो जाएगी, ओके। या फिर कभी इस रीजन के अंदर क्या है कि कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, राइट, या कोई ऐसी वहाँ पे वॉलेटाइल कंडीशंस है जैसे आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देखा, तो फिर क्या होगी, जो उनकी सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जो मिनरल्स होते हैं, जो मटेरियल होता है, आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, राइट, ओके। तो उसी चीज़ का एक ऑप्शन निकाला गया है कि मतलब जैसे यूएस है, जापान, साउथ कोरिया है, ठीक है, राइट ना, ये चाह रहे हैं कि मतलब एक डाइवर्सिफाई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो हमारे सोर्स है वो डाइवर्सिफाई रहे, राइट, ये चीज़ है, ओके। मतलब कि अगर आपका एक सोर्स बंद हो जाता है तो आप दूसरे सोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकें, ओके। तो इनमें इसके नाम है, मैं ताइवान का नाम एक बार आपको कंफर्म करके बता दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, राइट ना, ओके। ये तो है, यहाँ पे इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, राइट, हम इस साल फेब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग वारशिप्स आर द थ्री न्यू वेसल्स शेड्यूल्ड टू जॉइन द इंडियन नेवी इन 2026? निम्नलिखित में से कौन से तीन युद्धपोत 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले हैं? तो आपके ऑप्शन है ए INS विक्रांत, INS चेन्नई, INS कोलकाता। बी आपका INS निस्तर, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी निस्तार।
INS शिवालिक, INS कामोर्ता, INS कदमत। डी आपका INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे। ठीक है, इंडियन नेवी शिप, राइट। तो जो सही ऑप्शन है इसके अंदर वो कौन सी है आपकी? ऑप्शन डी, INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे। ठीक है, राइट। इनको अभी इंडक्ट किया जाएगा इंडियन नेवी के अंदर। तो जो INS दूनागिरी है क्या है आपका? स्टेल्थ फ्रीगेट है। ठीक है, राइट। INS संशोधक क्या है आपका? एक सर्वे वेसल है बड़ा वाला। और INS अग्रे क्या है आपका? शैलो वाटर क्राफ्ट है। ठीक है, राइट। इनको अभी इंडक्ट किया जा रहा है, मतलब इनको शामिल करने की तैयारी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने इसका नाम काफ़ी सुना होगा, प्रोजेक्ट 17A। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, प्रोजेक्ट 17A इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ नवल वेसल्स। परियोजना 17A मुख्य रूप से किस प्रकार के नौसैनिक जहाज़ों के निर्माण से जुड़ी है? ठीक है, राइट। तो ऑप्शन है आपका ए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, विमान वाहक। बी आपका न्यूक्लियर सबमरीन्स, परमाणु पनडुब्बियां। सी आपका स्टेल्थ फ्रिगेट्स, चोरी छिपे फ्रिगेट। और डी है आपका एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स, उभयचर हमला जहाज। ठीक है, राइट। तो जो प्रोजेक्ट 17A है जनरली ये किससे आपका एसोसिएटेड है? आपका स्टेल्थ फ्रिगेट से। ठीक है, राइट। स्टेल्थ फ्रिगेट से मतलब ये ऐसे मतलब आपके शिप्स होते हैं कि मतलब जैसे जो दुश्मन कंट्री है, ठीक है, राइट ना, आपकी जो दुश्मन नेवी है वो क्या करेगी, उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, राइट ना, इनको पहचानने के लिए, जैसे रेडार हो गया, ठीक है, राइट, या इंफ्रारेड हो गई, तो उनके पास ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जो रेडार होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इससे वो छुपे रहते हैं, इनको बोला जाता है स्टेल्थ फ्रिगेट्स। ठीक है, राइट ना, एडवांस टेक्नोलॉजीज होती है। तो इससे जनरली क्या होता है कि जब जो दूसरी नेवी है जब वो आपको सर्च कर रही है, ठीक है, राइट ना, अपने रेडार सिस्टम पे, तो वो उनको ऐसा लगता है कि मतलब सारे रेडार को एब्जॉर्ब कर लेगी, दूर से ऐसा लगेगा कि चिड़िया है, ठीक है, राइट ना, इट्स लाइक ए स्मॉल बर्ड। या क्या होगा कि मतलब वहाँ पे वो पूरी छुपी रहेगी उससे, मतलब वो पता ही नहीं चल पाएगा उसको, ठीक है, राइट ना, तो उनको बोला जाता है आपके स्टेल्थ फ्रिगेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीडा। एपीडा होता है आपका एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स एंड डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, राइट, आई थिंक यही है। ओके, तो एपीडा रिसेंटली फैसिलिटेट द फर्स्ट कमर्शियल सी शिपमेंट ऑफ विच प्रीमियम मैंगो वैरायटी फ्रॉम इंडिया। ठीक है, राइट। तो एपीडा ने हाल में ही भारत से प्रीमियम आम किस्म की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप की सुविधा प्रदान की है। ठीक है, राइट। तो मतलब जो भी आपके एग्रीकल्चर या जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, राइट ना, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, राइट, तो उनको जो एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं बाहर, उसके लिए आई है आपके एपीडा। ओके, तो कौन सी वैरायटी, एक मैंगो वैरायटी को या अभी इन्होंने फर्स्ट कमर्शियल मतलब कंसाइनमेंट किया है बाहर ना, तो वो कौन से आम की वैरायटी? ए अल्फांसो, बी आपका दशहरी, सी आपका बंगनापल्ली, या डी आपका केसर। जो राइट आंसर है वो होगा इसके अंदर सी, बंगनापल्ली। ठीक है, राइट ना। तो इसकी अभी पहली खेप भेजी गई है, ये आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, राइट ना, ये जो मैंगोज होते हैं, आम होते हैं, कहाँ पे होते हैं? आपके आंध्र प्रदेश के अंदर। इनको एक्सपोर्ट किया गया कहाँ पे? आपका सिंगापुर। ठीक है, राइट, थ्रू सी ट्रेड। ठीक है, राइट, समुद्र के राज्य समुद्र के रास्ते इनको एक्सपोर्ट किया गया। ठीक है, राइट। तो ये पहला कमर्शियल सी शिपमेंट था आपका बंगनपल्ली मैंगोज का। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेयर फोर साइडेड स्टोन पिलर फीचरिंग अ बुद्धा परिनिर्वाणा स्कल्पचर वाज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। बुद्धा परिनिर्वाण मूर्ति वाले दुर्लभ चार तरफा पत्थर के स्तंभ की खोज किस राज्य में की गई थी? ठीक है, राइट। तो आपके ऑप्शन ए मध्य प्रदेश हो सकता है, सांची स्तूपा वहाँ पे है। ओके, राइट। बी है आपका तेलंगाना, सी है आंध्र प्रदेश, और डी है आपका उत्तर प्रदेश। राइट, तो जिसके अंदर राइट आंसर होगा वो होगा आपका तेलंगाना। तो ये रेयर फोर साइडेड स्टोन पिलर्स है, ठीक है, राइट ना, ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया? आपके तेलंगाना के अंदर। राइट, ओके। तो इसमें जनरली क्या है कि ये इतना रेयर क्यों है? क्योंकि जो मॉन्यूमेंट है, ठीक है, राइट ना, इसमें क्या है कि मतलब इसमें बुद्धिस्ट और हिंदू आइकोनोग्राफी, ठीक है, राइट ना, मतलब जो उसके अंदर जो कार्विंग्स है, ठीक है, राइट ना, उसमें बुद्धिस्ट भी हैं और हिंदू जो कार्विंग्स भी हैं, जो डीटीज होते हैं, जैसे विष्णु हो गया, शिव हो गया, ठीक है, राइट ना, उनकी वहाँ पे मूर्तियाँ हैं, मतलब कार्विंग्स है उसके अंदर। तो ये एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, इसलिए काफ़ी हिस्टोरिकल है। तो ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ है? आपका ये जो भीमसारी विलेज है, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना के अंदर। ठीक है, राइट ना, ओके। तो जब जैसे सांची फेमस था आपके बुद्धिस्ट स्तूपास के लिए, जो भीमसारी है ये भी जाना जाएगा अपने रेयर मल्टाई फेथ स्कल्पचर पिलर के लिए। अब मल्टाई फेथ इसलिए हो गया क्योंकि जनरली जैसे जो बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, राइट ना, तो जनरली जो उनके जो पिलर्स होंगे फिर बुद्धिस्ट वाली होंगे, जो शेवाइट है उनमें वही होगा। ठीक है, राइट, तो मतलब ये चीज़ होती है, बट ऐसा नहीं है, इसमें जनरली आपको दिखाई देता हूँ, जैसे फोर पिलर्स है, ठीक है, राइट ना। अब इसमें रिक्लाइनिंग बुद्धा है, ठीक है, राइट ना, तो ये लेटे हुए हैं, ठीक है, राइट, इनको एक महापरिनिर्वाण बोला जाता है, मतलब जो आपकी साइकिल होती है बर्थ डेथ और रीबर्थ की,
मतलब उनको मोक्ष मिल गया, ठीक है राइट ना, उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाणा, ठीक है राइट। तो इन पे जो कार्विंग्स होते हैं, एक तो बुद्धा की है, फिर जो विष्णु जी हमारे, ठीक है राइट ना, इनकी भी एक कार्विंग्स है इसके ऊपर, वो लेटे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ऐसे करके, और एक वैष्णवाइट ट्रेडिशन है, ठीक है राइट। उसके बाद शिव पार्वती की भी एक वहाँ पे कार्विंग्स है, इम्ब्रेस करते हुए एक दूसरे को, तो ये शैवाइट ट्रेडिशन हो गया, ठीक है राइट। फिर वहाँ पे क्या है कि एक जो कार्विंग्स है वो किसकी, एक रॉयल वॉरियर है, ठीक है राइट ना, उसके हाथ में स्वॉर्ड है, ठीक है राइट, उसकी भी वहाँ पे कार्विंग्स है। तो ये कब की है, 10th सेंचुरी अराउंड की है, मतलब ठीक है राइट ना, ओके। तो उसमें बुद्धिज़्म भी है, शैवाइट्स भी है, ठीक है राइट, और आपकी वैष्णवाइट भी है, ओके। तो ये दर्शाता है कि मतलब मल्टी फेथ मॉन्यूमेंट पिलर है, दैट्स वाई इट्स वेरी हिस्टोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक अग्रवाल हैज़ बीन अपॉइंट इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये विवेक अग्रवाल जी हैं। विवेक अग्रवाल किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उपाध्यक्ष चुने गए हैं? तो आपके ऑप्शन ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, सी आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, या डी आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, वित्तीय स्थिरता बोर्ड। जो राइट आंसर है इसका वो है आपका FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इनका इनको उनका इसका नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, ठीक है राइट ने। तो ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड दिस प्रेस्टिजियस पोजीशन, और जिनकी टर्म रहेगी वो रहेगी 1 साल की, जुलाई 2026 से जून 2027 तक, ठीक है राइट। और हमने पहले भी देखा है कि जो FATF है ये क्या फॉर्मुलेट करता है, दे फॉर्मुलेट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स टू कॉम्बेट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड proliferation फाइनेंसिंग, ठीक है राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर क्वांटम कंप्यूटर्स जनरली ऑपरेटेड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। क्वांटम कंप्यूटर आमतौर पर बहुत कम तापमान पर क्यों संचालित होते हैं? तो आपके ऑप्शन ए टू मेक प्रोसेसर्स हैवियर, प्रोसेसरों को भारी बनाने के लिए, बी टू मिनिमाइज डीकोहेरेंस एंड थर्मल इंटरफेरेंस, डीकोहेरेंस और थर्मल हस्तक्षेप को कम करने के लिए, सी टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए, या डी आपका टू इम्प्रूव डिस्प्ले क्वालिटी, डिस्प्ले गुणवत्ता में सुधार के लिए। जो इसका राइट आंसर होगा, जनरली जो क्वांटम कंप्यूटर से काफ़ी बहुत कम टेम्परेचर पर इनको ऑपरेट किया जाता है, तो जनरली किस लिए होता है, इसके अंदर आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, टू मिनिमाइज डी कोहेरेंस एंड थर्मल इंटरफेरेंस, ठीक है राइट। अब आप कहेंगे डी कोहेरेंस क्या होता है, जनरली जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है आपकी क्यूबिट, ठीक है राइट, ओके। ये क्यूबिट्स होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होते हैं, ठीक है राइट ना। तो अगर मतलब ये अगर इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि जैसे इन्वायरमेंट के साथ ये अगर वहाँ पे इंटरेक्शन होता है, ठीक है राइट ना, ओके, तो क्या होगा कि जो इनकी जो स्टेट होती है, ठीक है राइट ना, वो चेंज हो जाती है फिर मतलब। तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉस्ट हो जाती है, और जो स्टेट ऑफ लॉस्ट इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको बोला जाता है आपका डी कोहेरेंस, ठीक है राइट ना। तो उस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको काफ़ी लो टेम्परेचर पे इनको क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, ठीक है राइट, ओके। तो जनरली जैसे IBM या गूगल के सुपर कंडक्टिंग क्वांटम प्रोसेसर से जनरली कितने पे ऑपरेट करते हैं आपके 15 मिली कैल्विन पे, ठीक है राइट, होता है कैल्विन फिर मिली कैल्विन, तो मतलब आप लगा लीजिए कितना लो टेम्परेचर है वो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से, वाई इज अ 4 Kelvin 4K कॉमनली यूज्ड इन क्वांटम हार्डवेयर टेस्टिंग, ठीक है राइट। तो आपने बताना है कि क्वांटम हार्डवेयर परीक्षण में आमतौर पर 4 Kelvin का उपयोग क्यों किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए टू इंक्रीज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, बी टू रिड्यूस थर्मल नॉइस वाइल इनेबलिंग एफिशिएंट हार्डवेयर वैलिडेशन, कुशल हार्डवेयर सत्यापन को सक्षम करते हुए थर्मल शोर को कम करने के लिए, सी टू मेल्ट सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स, सुपर कंडक्टिंग पदार्थों को पिघलाने के लिए, या डी टू इम्प्रूव बैटरी चार्जिंग स्पीड, बैटरी चार्जिंग की गति में सुधार के लिए। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा इसके अंदर ऑप्शन बी टू रिड्यूस थर्मल नॉइस वाइल इनेबलिंग एफिशिएंट हार्डवेयर वैलिडेशन, ठीक है राइट। तो जनरली क्या होता है कि हम बात करें यहाँ पे इसके अंदर, तो जो कैल्विन होता है, ठीक है राइट ना, आई थिंक एक जो अगर हम सेल्सियस में हम करेंगे इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा, एक सेल्सियस होता है आपका की इजिकल टू 273, ठीक है राइट ना। तो 4 Kelvin कितना हो गया आपका, अगर हम यहाँ पे, नहीं सॉरी ये कैल्विन होता है, ओके थोड़ा मैंने उल्टा कर दिया, राइट, ये चीज़ है वो, ठीक है। अगर आपका 4 Kelvin है तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा, -269 डिग्री, ओके हाँ, तो ठीक है ये थोड़ा मैंने वो कर दिया था, ओके राइट। तो जनरली क्या होता है कि एक प्री कूलिंग स्टेप होता है, ठीक है राइट ना, यहाँ पे मतलब एक प्री कूलिंग टेस्टिंग की जाती है,
राइट। तो मैंने वही चीज़ की कि जो इलेक्ट्रिकल नॉइज़ है उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है राइट, ओके। और जो हार्डवेयर टेस्टिंग कंपोनेंट्स की टेस्टिंग होती है, ठीक है राइट ना, मतलब कि उनको चेक किया जाता है कि वो मतलब और भी लोअर टेम्परेचर पे जाता है, जैसे हमने देखा कि 10 to 20 मिली केल्विन पे इनको क्या किया जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है। तो उससे पहले कि बोल सकते हैं कि आप एक प्री कूलिंग सेटअप है ये, ओके राइट। तो इसका आंसर यही है, टू रिड्यूस थर्मल नॉइस व्हाइल इनेबलिंग एफिशिएंट हार्डवेयर वैलिडेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्विफ्ट बूस्ट मिशन इज टू, स्विफ्ट बूस्ट मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है, ऑप्शन ए बिल्ड अ परमानेंट लूनर कॉलोनी, एक अस्थायी चंद्र कॉलोनी का निर्माण करना, बी आपका डेमोन्स्ट्रेट सैटेलाइट सर्विसिंग एंड ऑर्बिटल बूस्ट टेक्नोलॉजीज इन स्पेस, अंतरिक्ष में उपग्रह सेवा और कक्षीय बूस्ट प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना, सी आपका लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्पेस स्टेशन, भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन का शुभारंभ, या डी आपका स्टडी ब्लैक होल्स, ब्लैक होल का अध्ययन करना। ओके, तो जो उसका राइट आंसर होगा स्विफ्ट बूस्ट मिशन, ठीक है राइट ना, ये जनरली नासा का है, ओके राइट, इसको आप ध्यान रखेंगे, तो नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक, तो इसको जो राइट आंसर है वो ये है कि अंतरिक्ष में उपग्रह व सेवा और जो कक्षीय बूस्ट प्रौद्योगिकियाँ जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, ठीक है राइट ना, उसका प्रदर्शन करना कहाँ है, स्पेस के अंदर। ये जनरली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो ये स्विफ्ट बूस्ट टेक्नोलॉजी है, अब इसमें कई बार क्या होता है कि आपकी जो सैटेलाइट्स वगैरह है, ठीक है राइट ना, एक टाइम बाद क्या होती है वो अपने ऑर्बिट से नीचे आने लगती है, फॉल करने लग जाती है, ओके राइट। तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है राइट ना, उसके बदले आपको दूसरी सैटेलाइट को वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन जो स्विफ्ट बूस्ट टेक्नोलॉजी है ये क्या करती है कि मतलब उन सैटेलाइट्स को रिप्लेस करने के बजाय हम क्या करेंगे कि उनको हम रिफ्यूल कर देंगे या बूस्ट कर देंगे उनको हायर ऑर्बिट में, उनको हम क्या करेंगे और ज़्यादा हायर ऑर्बिट के अंदर रख दिया जाएगा, ठीक है राइट। तो ये होती है आपकी स्विफ्ट बूस्ट टेक्नोलॉजी, ओके। तो जनरली क्या है कि जो नासा है उसकी ना एक ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है राइट ना, उसका नाम है नील गैरल स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी, और ये उसको 22 साल हो गए, ठीक है राइट ना। तो उससे पहले जो टेलीस्कोप है, जनरली एक टेलीस्कोप है, ये अर्थ पे गिरे तो नासा ने क्या किया है कि मतलब उसको गिरने के बजाय आप क्या करेंगे कि इस टेलीस्कोप को और ज़्यादा हायर ऑर्बिट में पुश कर दिया जाए, ओके। तो आप मुझे बताइए कि अगर हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट में जो कौन सी सेटेलाइट्स होती हैं जो हायर ऑर्बिट में होती हैं और कौन सी सेटेलाइट्स होती हैं जो लोअर ऑर्बिट में काम करती हैं, राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ये क्वेश्चन आपसे कहता है आर्टिकल 371 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरली डील्स विद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो आपके ऑप्शन ए इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान, बी स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन स्टेट्स, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, सी है आपका सिटीजनशिप राइट्स, नागरिकता अधिकार, और डी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। तो खैर इस चीज़ इसका आंसर आपको पता होगा, जो आर्टिकल 371 है ये किसके लिए आपका स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स, ठीक है राइट, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। तो ऑप्शन बी इसके अंदर आपका सही होगा। ये कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स इनको बोला जाता है, ठीक है राइट, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। ये कहाँ से कहाँ तक है आपके 371 से लेके 371A टू 371J तक, ओके राइट। और इसमें आई थिंक शायद 12 स्टेट हैं, ओके राइट, आई माइट बी रॉन्ग, आई थिंक शायद 12 स्टेट है इसके अंदर टोटल जो कवर होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र गुजरात की, तो इनको स्पेशल प्रोविजंस मिलते हैं अंडर आर्टिकल 371। अगर नागालैंड की हम बात करें तो आर्टिकल 371A है, ठीक है राइट, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। तो हम देख सकते हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे आर्टिकल 371 है किसके लिए, महाराष्ट्र गुजरात के लिए। तो यहाँ पे जो कुछ प्रोविजंस हैं, तो मतलब जो गवर्नर हैं, ठीक है राइट ना, इनके लिए सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स रख सकते हैं। 371A नागालैंड के लिए है, 71B आपका असम के लिए है, 71C मणिपुर के लिए, 71D और ये आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए, ठीक है राइट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो गया, जैसे मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए होता है, और ऐसा नहीं कि हर किसी का एक हर में सेम चीज़ रहेगी, ठीक है राइट। जैसे सिक्किम के लिए स्पेशल रूल्स हैं, ठीक है राइट ना। मिजोरम के लिए क्या है कि आपका प्रोटेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल लैंड्स है 371G में। अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या है, लॉ एंड ऑर्डर है आर्टिकल 371H में। गोवा के लिए क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है। आर्टिकल 371 हैदराबाद कर्नाटक रीजन है, इसको हम कल्याण कर्नाटका बोलते हैं, ठीक है राइट ना। तो एजुकेशन रिजर्वेशन या जॉब रिजर्वेशन के लिए, तो ये आपके स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, सेफगार्ड्स होते हैं, राइट। सो दैट इज़ फॉर द डे फोक्स, और प्लीज़ प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपने इससे कुछ नया सीखा हो। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, जो अदर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। और आपके जो भी फीडबैक हैं या सजेशन है या डाउट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, राइट।
हमारा चैनल है दून जी के वैली, आप इसको जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ दून जी के वैली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।